मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मुश्किलों का सामना धैर्य और स्टोइक सोच के साथ किया। एक साम्राज्य पर राज करते हुए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उथल-पुथल, व्यक्तिगत दुख और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं। लेकिन निराश होने की बजाय उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। उन्होंने सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दिया जो उनके नियंत्रण में थीं, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका नजरिया। वो हर मुश्किल को एक अवसर मानते थे, खुद को बेहतर बनाने का। कठिनाइयों ने उनकी सोच और चरित्र को मजबूत किया। अपनी लेखनी के जरिए उन्होंने आत्मचिंतन और गहरी सोच को अपनाया और स्टोइक फिलॉसफी को गले लगाया कि जिंदगी की परेशानियां ही हमें बुद्धिमान बनाती हैं। मुश्किलों के सामने भी शांत और संतुलित रहने की उनकी क्षमता उनकी सोच की ताकत को दर्शाती है। आखिर तक देखिए और जानिए कि मार्कस ऑरेलियस की अमर सोच कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको जीवन की चुनौतियों से ज्यादा स्पष्टता और आंतरिक शक्ति के साथ गुजरने में मदद कर सकती है। 1. बिगिन ईच डे विथ ग्रेटिट्यूड। जब आप सुबह उठें तो एक पल के लिए रुकें। सोचें कि जागने का मतलब क्या है। सिर्फ नए दिन का स्वागत नहीं, बल्कि जिंदा रहने का एक बड़ा सौभाग्य। मार्कस ऑरेलियस, जो एक स्टोइक फिलोसोफर और रोमन सम्राट थे, ने कहा था, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जिंदा होना, सोचने की क्षमता, खुश होने और प्यार करने का मौका कितना बड़ा सौभाग्य है। उनकी यह बात समय के पार गूंजती है, यह याद दिलाने के लिए कि हर सुबह एक नई शुरुआत का मौका है। आभार एक निष्क्रिय भावना नहीं है, यह एक चुनाव है, एक इरादा है। कितनी बार हम जिंदगी के साधारण लेकिन गहरे तोहफों को हल्के में ले लेते हैं। हमारे आसपास के लोग जो हमारी परवाह करते हैं, हमारे सामने आने वाले मौके और यहां तक कि सांस लेने और चलने की हमारी क्षमता। अपने दिन की शुरुआत आभार के साथ करना ऐसे है जैसे उपजाऊ मिट्टी में बीज बोना। जितना इसे पोषित करेंगे उतना यह बढ़ेगा। क्या हो अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाने या दिन के कामों में भागने की जगह एक पल ठहर कर सोचें? क्या हो अगर आप खुद से पूछें, आज मैं किसके लिए आभारी हूं? मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचें। एंटोनाइन प्लेग के दौरान जब दुनिया में भारी तकलीफ और अनिश्चितता थी, उन्होंने ज्ञान और संयम के साथ नेतृत्व करना चुना। उस अफरा तफरी के बीच भी उन्होंने लिखने और विचार करने के स्पष्ट क्षण पाए। अगर एक व्यक्ति जिस पर पूरे साम्राज्य का भार था, जीवन की नाजुक सुंदरता को सराहने के लिए रुक सकता है, तो हम क्यों नहीं? शायद उनका उदाहरण हमें सिखाता है कि आभार परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यह साधारण अभ्यास आपकी सुबह को बदल सकता है। जब आप जागें तो उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह एक बड़े करियर मौके जितना खास हो सकता है या आपके बिस्तर की गर्माहट जितना साधारण। देखें कि इस फोकस को बदलने से आपके मूड और सोचने के तरीके पर क्या असर पड़ता है। आभार हमें उन चीजों के साथ जोड़ता है जो वास्तव में मायने रखती हैं और हमें उन छोटी छोटी परेशानियों से बचाता है जो हमारी एनर्जी को खत्म करती हैं। सोचें, अगर आप अपने दिन की शुरुआत इस नजरिए से करें, अलार्म घड़ी की आवाज से चिढ़ने या दिन की चुनौतियों से डरने के बजाय आप सुबह को उद्देश्य और सराहना के साथ शुरू करें। यह सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ता है और आपकी सहन शक्ति की याद दिलाता है। तो कल सुबह रुकें, सोचें कि जिंदा रहना कितना बड़ा सौभाग्य है और इस विचार को अपने दिन का मार्गदर्शक बनने दें। दृढ़ता, अनुग्रह और आभार के साथ। डू कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट। आपके मन पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। यह समझ लीजिए और आपको सच्ची ताकत मिल जाएगी। मार्कस ऑरेलियस की ये बात गहरी सच्चाई बताती है जो हमारे जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। लेकिन सोचिए, हम कितनी बार अपना समय और एनर्जी उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों की ओपिनियन, अचानक हुए नुकसान या अनचाही परिस्थितियां, ये सब हमारे मन पर हावी हो जाती हैं और हमें बेचैन कर देती हैं। अगर हम इस एनर्जी को अपने विचारों और कामों पर लगाएं तो क्या होगा? मार्कस ऑरेलियस, जो एक बड़े साम्राज्य के सम्राट थे, ने जीवन में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया। राजनीतिक उथल-पुथल, व्यक्तिगत दुख और एंटोनाइन प्लेग जैसी महामारी ने उनकी हिम्मत को हर पल परखा। सोचिए, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? मार्कस ने उन चीजों पर ध्यान देना चुना जो उनके नियंत्रण में थीं, उनका नजरिया और उनके कर्म। यही स्टोइक फिलॉसफी की खूबसूरती है। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में है। मार्कस ने समय बर्बाद नहीं किया कि महामारी ने कितना नुकसान किया
या साम्राज्य के भविष्य को लेकर डरने में। इसके बजाय उन्होंने खुद से पूछा, आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो मेरे सिद्धांतों के अनुसार हो। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, कितनी बार आप उन चीजों पर परेशान होते हैं जो असल में मायने ही नहीं रखती। वो प्रमोशन जो आपको नहीं मिला, किसी की कही हुई कड़वी बात, वो ट्रैफिक जिसने आपको लेट कर दिया। अगर आप इस सोच को बदलकर अपनी आंतरिक ताकत पर ध्यान दें तो क्या आप बेहतर नहीं बन सकते? स्टोइक सोच भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, ये उन्हें बदलने के बारे में है। जब हम मुश्किलों को अपने विकास का अवसर मानते हैं तभी हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। मार्कस ने हर चुनौती को अपने चरित्र को मजबूत करने का मौका माना। आप भी ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना शुरू करें। हर दिन आभार से शुरुआत करें। उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें आप सुधार सकते हैं और बाकी को जाने दें। याद रखें, असली ताकत दुनिया को नहीं बल्कि अपने मन को काबू में करने में है। अगली बार जब जिंदगी आपको चुनौती दे तो आप क्या करेंगे? 3. लाइव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को वर्तमान में सीमित करें। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली विचार है जिसे मार्कस ऑरेलियस, जो एक स्टोइक विचारक और रोमन सम्राट थे, ने अच्छी तरह से समझा था। हम अक्सर अपने अतीत में फंसे रहते हैं, पुरानी गलतियों या पछतावे में उलझे होते हैं या भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत या भविष्य के बारे में सोचने से हम जो शांति आज महसूस कर सकते हैं उसे खो देते हैं। हम क्यों आज के बारे में सोचने के बजाय कल की चिंता करते हैं? क्यों हम बीते हुए कल की गलतियों को अभी के समय पर असर डालने देते हैं? मार्कस का अपना जीवन देखें। एक शासक के रूप में उन्हें लगातार दबाव का सामना करना पड़ा, राजनीतिक उथल पुथल से लेकर एंटोनाइन प्लेग जैसी महामारी तक, जिसने साम्राज्य भर में हजारों लोगों की जान ली। इसके बावजूद मार्कस ने अपने आप को शांत और केंद्रित रखा। वह न तो अतीत की घटनाओं में उलझे थे, न ही भविष्य की चिंताओं से घबराए हुए थे। उन्होंने जो कुछ भी था उसी पर ध्यान दिया और वह जानते थे कि शांति केवल वर्तमान में ही मिल सकती है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि वर्तमान पल ही है जिस पर हम असल में नियंत्रण रखते हैं। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। आप कितनी बार अतीत में फंसे रहते हैं? शायद कोई पुरानी गलती, खोया हुआ मौका या कोई लड़ाई, या फिर आप भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, यह सोचते हुए कि क्या गलत हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे या आपको क्या हासिल करना है। इन सभी चीजों में हम जी नहीं रहे होते, बल्कि बस मानसिक चक्र में फंसे होते हैं जो हमें वर्तमान के अनुभव से दूर कर देता है। सच्चाई यह है कि अतीत जा चुका है और भविष्य अभी तक नहीं आया, लेकिन यह पल यही है जो हमारे पास है। सोचिए, अगर आप पूरी तरह से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर पाते तो कितनी स्पष्टता और शांति महसूस करते। अगर आप उन अनावश्यक विचारों से मुक्ति पा लेते जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं, तो कितनी एनर्जी बचा सकते हैं। जब आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी शक्ति को वापस पा लेते हैं। यही वो जगह है जहां असली शांति मिलती है। तो अगली बार जब आप खुद को अतीत या भविष्य में उलझते हुए पाएं तो रुकिए, खुद से सवाल कीजिए, अब क्या हो रहा है? मैं इस समय को पूरी तरह से कैसे जी सकता हूं? अतीत और भविष्य हमेशा होंगे, लेकिन आज वही समय है जिस पर आपका नियंत्रण है। इसे पूरी तरह अपनाइए। 4. एम्ब्रेस एडवर्सिटी एज अपॉर्चुनिटी। जो रुकावट काम करने में आ रही है वही काम को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। यह गहरी सोच मार्कस ऑरेलियस की है, जो हमें यह सिखाती है कि चुनौतियां रुकावटें नहीं हैं, बल्कि ये अवसर हैं। हर मुश्किल, हर रुकावट एक छुपा हुआ सबक हो सकती है। हम कितनी बार निराश हो जाते हैं या रुक जाते हैं जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम इन समस्याओं को रुकावट की बजाय हमारे विकास का रास्ता माने? मार्कस ऑरेलियस, जिन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया और कठिन समयों का सामना किया, ने कई चुनौतियों का सामना किया। एंटोनाइन प्लेग, जो एक भयंकर महामारी थी, ने उनके साम्राज्य में हजारों जानें लीं और पूरे रोम में अराजकता फैला दी। लेकिन इस संकट के बीच मार्कस ने हार मानने की बजाय इसे अपनी नेतृत्व क्षमता, अपने चरित्र और अपनी ताकत को परखने का अवसर समझा। उन्होंने परेशानियों से भागने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उन्हें सीने से लगा लिया और यह भरोसा किया कि यह मुश्किल समय उन्हें और मजबूत बनाएगा। और अंत में यह महामारी नहीं थी, बल्कि उनके सामने इसका सामना करने का तरीका था जिसने उन्हें परिभाषित किया। अब अपने जीवन के बारे में सोचिए। जब आप किसी मुश्किल से सामना करते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है?
क्या आप उसका विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं या पीछे हट जाते हैं? या क्या आप इसे एक अवसर मानते हैं जिससे आप और मजबूत बन सकते हैं? यह सब आपके नजरिए पर निर्भर करता है। हर रुकावट या चुनौती आपके लिए न केवल परेशानी हो सकती है, बल्कि यह आपकी ताकत और कौशल को बढ़ाने का एक तरीका भी हो सकती है। जब हम यह मानते हैं कि चुनौतियां हमें सिखाने या मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। ट्रैफिक जाम अब सिर्फ तनाव का कारण नहीं रहता, बल्कि यह धैर्य को अभ्यास करने का एक मौका बन जाता है। कठिन बातचीत एक अवसर बन जाती है जिसमें हम अपनी संवाद क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। असफलता एक सबक बन जाती है जो हमें धैर्य और रेजिलियंस सिखाती है। समस्याओं को न देखकर उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानना है। चुनौतियां हमें नया सोचने, नया करने और नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए मजबूर करती हैं। ये हमें ऐसे पहलुओं से परिचित कराती हैं जिन्हें हम कभी न जानते अगर जीवन आसान होता। दरअसल जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता है। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? इस रुकावट को मैं कैसे अपने सफर में एक कदम और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? सफलता का रास्ता कभी भी बिना मुश्किलों के नहीं होता, लेकिन ये मुश्किलें यह नहीं बताती कि हमें रुक जाना चाहिए, बल्कि यह बताती हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और भी कठिन मेहनत करनी चाहिए और खुद को बदलना चाहिए। अगली बार जब आपको कोई चुनौती मिले, तो इसे रुकावट समझने की बजाय यह सोचिए, मैं इस चुनौती का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए कैसे कर सकता हूं? चुनौतियां दुश्मन नहीं हैं, वे हमारी राह को और मजबूत बनाने का तरीका है। 5. बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स। आपकी जिंदगी की खुशी आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। ये एक बहुत दमदार बात है जो एक बेहतर जिंदगी की चाबी थामे हुए है। सोचिए, अगर आपके अपने बारे में, दुनिया के बारे में और मुश्किलों के बारे में जो भी आप सोचते हैं वही आपकी खुशी का असली कारण हो, तो क्या यह सच में इतना आसान हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान स्टोइक दार्शनिक और रोमन सम्राट थे, इस सच्चाई को दूसरों से बेहतर समझते थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने साम्राज्य चलाने के तनाव, निजी दुखों, युद्ध और एंटोनाइन प्लेग जैसी महामारी का सामना किया। फिर भी उन्होंने अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखा। ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख लिया। उनके निजी नोट्स, जिन्हें मेडिटेशंस के नाम से जाना जाता है, में वो बार बार खुद को याद दिलाते थे कि उनकी खुशी बाहरी घटनाओं या दूसरों के कामों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि वो उन घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, कितनी बार आपकी सोच, आपका मूड, आपके काम और आपकी दुनिया को देखने का नजरिया तय करती है। जब आप नेगेटिव सोच में फंस जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन, चिंता या आत्मसंदेह के चक्र में फंस गए हैं? या फिर जब आप पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोचते हैं, तो क्या आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस होता है? सच्चाई यह है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी को देखने का चश्मा है। अगर यह चश्मा नेगेटिविटी, डर या शक से धुंधला हो गया है, तो आपकी हकीकत भी वैसी ही दिखेगी। लेकिन अगर आप अनुशासन और सकारात्मकता का नजरिया अपनाएंगे, तो आप अपनी दुनिया और खुद को नए तरीके से देखने लगेंगे। ये हमेशा आसान नहीं होता। जिंदगी हमें बार बार चैलेंज करती है, नाकामियां, निराशा और गुस्से के मौके देती है। लेकिन सोचिए, अगर इन मुश्किलों को आपके इमोशंस पर हावी होने देने के बजाय आप अपनी सोच को कंट्रोल करें, तो जब कोई मुश्किल हालात आए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? मैं कैसे और मजबूत बन सकता हूं? ये सवाल किसी भी मुश्किल को एक मौके में बदल सकते हैं। मार्कस ऑरेलियस मुश्किलों को रुकावट नहीं समझते थे, वो उन्हें गुण, सहनशीलता और समझदारी बढ़ाने का मौका मानते थे। और इसी सोच के कारण वो अपने आसपास के हर शोर शराबे और अफरा तफरी के बावजूद शांत, फोकस्ड और संतुलित रहते थे। आपकी सोच आपकी ताकत है। ये आपकी भावनाओं, आपके एक्शंस और आखिरकार आपकी जिंदगी को आकार देती है। इसलिए जब भी आप खुद को ओवरवेलम्ड महसूस करें, एक कदम पीछे लें, अपनी सोच पर गौर करें और खुद से पूछें, क्या ये सोच मेरे लिए फायदेमंद है? क्या ये मुझे बेहतर बना रही है? अगर नहीं, तो सोच को बदलने का वक्त आ गया है। आप अपनी सोच को चुन सकते हैं और इसी से आप अपनी हकीकत को बदल सकते हैं। एक पॉजिटिव और अनुशासित सोच का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी ऐसी बेहतर होगी जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं था। 6. स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। यह मुझे हमेशा हैरान करता है।
हम खुद से ज्यादा दूसरों को पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों की ओपिनियन को अपनी खुद की ओपिनियन से ज्यादा महत्व देते हैं। हम कितनी बार दूसरों की मंजूरी पाने के लिए अपने फैसले बदलते हैं, अपनी जिंदगी जीने का तरीका बदलते हैं ताकि हम दूसरों को खुश कर सकें। लेकिन इस तरह हम अपनी असली पहचान खो देते हैं और उस चीज से दूर हो जाते हैं जो हमारे लिए सचमुच महत्वपूर्ण है, हमारे अपने मूल्यों और विश्वासों से। ऐसा क्यों होता है कि हम दूसरों की मंजूरी को अपनी खुशी से ज्यादा महत्व देते हैं? मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान सम्राट और स्टोइक विचारक थे, ने भी इस सवाल का सामना किया था। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन वह भी समाज के दबाव, अपेक्षाओं और दूसरों की निरंतर जांच से बच नहीं पाए। फिर भी उन्होंने एक गहरी सच्चाई को समझा। बाहरी मंजूरी सिर्फ पल भर की होती है और असली संतुष्टि केवल हमारे अंदर से आती है। अपनी किताब मेडिटेशंस में वह अक्सर खुद को यह याद दिलाते थे कि उन्हें अपनी सोच, अपने काम और अपने चरित्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि दूसरों की ओपिनियन पर। मार्कस ने कभी दूसरों से मंजूरी पाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह खुद के मूल्यों और गुणों के प्रति सच्चे रहे। अब एक पल के लिए अपने जीवन पर विचार करें। आप कितनी बार दूसरों की सोच और ओपिनियन के हिसाब से फैसले लेते हैं? क्या आप किसी खास तरीके से कपड़े पहनते हैं ताकि दूसरों को अच्छा लगे? क्या आप दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के सामने खुद को बदलते हैं ताकि उनकी तारीफ मिल सके? इन क्षणों में आपको शायद कुछ खुशी मिलती हो, लेकिन क्या वह खुशी सचमुच आपकी है, या फिर क्या वह आपको खालीपन का एहसास कराती है, जैसे आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं? दूसरों की मंजूरी के लिए जीना एक खाली पीछा करने जैसा है। यह एक अंतहीन दौड़ है जो कभी पूरा नहीं हो सकती। जितना आप दूसरों की मंजूरी पाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अपनी असली पहचान से दूर हो जाएंगे। क्या होगा अगर मंजूरी पाने की बजाय आप अपने खुद के सिद्धांतों के अनुसार जीने पर ध्यान केंद्रित करें? क्या होगा अगर आप यह सवाल करें, क्या मैं अपनी सही पहचान के मुताबिक जी रहा हूं? क्या मेरे फैसले मेरे असली मूल्यों से मेल खाते हैं? खुद के प्रति सच्चा होना एक ताकत है। इसका मतलब है फैसले अपने विश्वासों के अनुसार लेना, न कि दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक। जब आप दूसरों की मंजूरी के बजाय खुद के लिए जीने लगते हैं, तो आप अपनी ताकत वापस पा लेते हैं। आप अब बाहरी विचारों के असर से नहीं घिरे रहते, बल्कि आप अपनी कीमत खुद तय करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को दूसरों की ओपिनियन के प्रभाव में महसूस करें, तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं खुद के प्रति सच्चा हूं? असली संतुष्टि वही है जो हम अपने आत्म मूल्यों और ईमानदारी से जीते हैं, न कि दूसरों की मंजूरी पाने के लिए। 7. प्रैक्टिस काइंडनेस। अब और समय बर्बाद मत करो यह बहस करने में कि एक अच्छा आदमी क्या होना चाहिए। खुद एक अच्छा आदमी बनो। ये शब्द महान स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस के हैं और इनमें गहरी सच्चाई छिपी है। हम में से कितने लोग समय बर्बाद करते हैं यह बहस करने में कि हमें कैसा होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। यह बहुत आसान है इन बहसों में उलझने में और सोचना कि केवल अच्छे होने के बारे में बात करना ही काफी है। लेकिन अगर असली सवाल यह नहीं है कि एक अच्छा व्यक्ति कैसा होना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या हम उन गुणों को अभी इस वक्त अपने जीवन में अपना रहे हैं। सदियों से लोग यह बहस करते आ रहे हैं कि एक व्यक्ति अच्छा बनने के लिए क्या करना चाहिए। किताबें, लेक्चर और अनगिनत चर्चाएं होती हैं दया, ईमानदारी, साहस और सत्यनिष्ठा पर। लेकिन अक्सर इन चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात छूट जाती है। सिर्फ बात करने से काम नहीं चलता। असली अच्छाई तब है जब हम इन गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं। सोचिए, अगर मार्कस ऑरेलियस अपनी जिंदगी में स्टोइक फिलॉसफी को लागू करने के बजाय केवल इसके बारे में बात करते रहते, तो क्या वह सचमुच उस वक्त के महान नेता बन पाते? जब रोम साम्राज्य में एंटोनाइन प्लेग फैल रहा था, उन्होंने न सिर्फ दूसरों से नेतृत्व के बारे में नहीं कहा, बल्कि खुद उसे निभाया। उन्होंने अपने लोगों का मार्गदर्शन किया और साहस और स्थिरता के साथ संकट का सामना किया। अब अपने जीवन पर विचार करें। आप कितनी बार सही क्या है या क्या करना चाहिए इस बारे में बहस करते रहते हैं, जबकि असल में आप कोई कदम नहीं उठाते। दूसरों की आलोचना करना आसान है, लेकिन क्या आप खुद को कभी आईने में देखते हैं? क्या आप वही गुण जैसे ईमानदारी या दया अपने जीवन में उतार रहे हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? क्या आप उन्हें शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने कार्यों में भी दर्शाते हैं? यह चुनौती साधारण है, लेकिन गहरी है। सही होने का वक्त ढूंढने के बजाय जो भी गुण आपको पसंद हैं, उन्हें अभी अपने जीवन में लागू करना शुरू करें। हर छोटा कदम, हर शब्द, हर फैसला यह दिखाता है कि आप असल में कौन हैं। आपको अच्छा इंसान बनने की बहस नहीं करनी है, आपको उसे जीना है। समय आ गया है अच्छाई के बारे में बात करने के बजाय उसे जीने का।
दुनिया को आपकी ईमानदारी, साहस और दया की जरूरत है। सिर्फ यह बात मत करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, उसे हर दिन हर काम में जी कर दिखाएं। 8. अंडरस्टैंड लाइफ्स इम्परमानेंस। तुम अभी अपनी जिंदगी छोड़ सकते हो। यही सोचकर जो तुम कहते हो, करते हो और सोचते हो, उसे तय करो। ये शब्द मार्कस ऑरेलियस के हैं और ये सिर्फ एक फिलोसोफर विचार नहीं, बल्कि एक पुकार है। जिंदगी बहुत ही छोटी है और हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। हम छोटे मोटे कामों में उलझकर वक्त बर्बाद करते रहते हैं और सोचते हैं कि सही मौका आने पर हम असल में जीने लगेंगे। लेकिन अगर आज, अभी यही हमारा आखिरी मौका हो, क्या तब भी हम वही छोटी छोटी बातें करेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है? ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी भी वक्त सब कुछ बदल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें डरना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी को एक उद्देश्य के साथ जीना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं, कल से मैं यह शुरू करूंगा या अगले हफ्ते ये कर लूंगा, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हर पल हमारे हाथ में है और जो हम करते हैं वह इसी समय पर निर्भर है। सोचिए, कितनी बार हम अपनी जिंदगी को उन चीजों में बर्बाद कर देते हैं जो असल में मायने नहीं रखती। कितने घंटे सोशल मीडिया पर बिता देते हैं, छोटी छोटी बहसों में उलझते हैं या वो काम टालते रहते हैं जो हमें सच में करना चाहिए। ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस हमारी एनर्जी और समय चुराती हैं। लेकिन जिंदगी इतनी छोटी है। अगर हम अपनी जिंदगी के हर पल को सही दिशा में लगाएं, अपने रिश्तों, अपनी तरक्की और अपने लक्ष्यों पर, तो सोचिए कितना फर्क आएगा। एक पल रुक कर सोचिए, क्या आप कुछ अलग करते अगर आपको पता होता कि आपकी जिंदगी सीमित है? क्या आप वो काम शुरू करते जो आपने हमेशा टाला? क्या आप अपने पसंदीदा लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते बजाय इसके कि आप दूसरों के विचारों के बारे में चिंता करते? क्या आप सच बोलते, अपने विचार साझा करते और डर या संकोच में जीने की बजाय अपने रास्ते पर चलते? मार्कस ऑरेलियस ने कभी इंतजार नहीं किया कि कोई बेहतर दिन आए। जब एंटोनाइन प्लेग के दौरान रोम साम्राज्य में महामारी फैली थी, तो उन्होंने निराशा में डूबने के बजाय उस समय का उपयोग अपनी सोच को मजबूत करने और अपने लोगों का नेतृत्व करने में किया। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, सही दिशा में जीवन जीने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। तो जिंदगी की अस्थिरता को अपने प्रेरणा का कारण बनाओ। इसे अपनी जिंदगी को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रेरित करो, ताकि तुम जो भी कहो और करो वह तुम्हारी असल ताकत और उद्देश्य से जुड़ा हो। घड़ी टिक रही है, तुम अपनी बाकी जिंदगी में क्या करोगे? 9. फोकस ऑन योर पर्पस। सुबह जब तुम बिस्तर से उठने में परेशानी महसूस कर रहे हो, तो खुद से कहो, मुझे काम पर जाना है, एक इंसान के तौर पर। यह साधारण और गहरी बात मार्कस ऑरेलियस की है, जो हमें याद दिलाती है कि हर दिन हमें अपनी बड़ी भूमिका निभाने का मौका देता है। हम अक्सर सुबह उठने में आलसी महसूस करते हैं, बिस्तर बहुत आरामदायक लगता है और काम का सोचना भी मन को परेशान करता है। लेकिन इन लम्हों में हमें याद रखना चाहिए कि जो भी हम आज करेंगे वह हमारे व्यक्तिगत आराम से कहीं बड़ा है। हर दिन हमारे पास इस दुनिया में अपनी भूमिका निभाने का मौका होता है। हमारा काम, चाहे वह ऑफिस हो, क्लासरूम हो या घर पर हो, सिर्फ एक सामान्य काम नहीं है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का अवसर देता है। हम केवल काम नहीं कर रहे, बल्कि हम कुछ बड़ा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो खुद एक सम्राट थे, यह अच्छी तरह समझते थे। एंटोनाइन प्लेग के दौरान जब महामारी फैली थी, तो उन्होंने आराम में नहीं छिपने का चुनाव किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों की मदद की, समाज में अपने कर्तव्यों को निभाया और इस समय में भी उन्होंने अपनी समझ और साहस से नेतृत्व किया। हम कितनी बार यह भूल जाते हैं कि हमारा काम सिर्फ पैसे कमाने या दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का साधन नहीं है। हम अक्सर इसे एक शॉर्टकट या लक्ष्य के रूप में देखते हैं, लेकिन सच्ची संतुष्टि तब आती है जब हम समझते हैं कि जो भी काम हम करते हैं वह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे काम से एक बड़ा प्रभाव बनता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हम शायद यह कभी पूरी तरह से न समझें, लेकिन हमारे हर एक कदम का असर दूसरों पर पड़ डेचता है। खुद से पूछिए, आज मेरी भूमिका क्या है? क्या मैं बस समय बर्बाद कर रहा हूं या सच में कुछ ऐसा कर रहा हूं जो दूसरों की मदद कर सके? हर बातचीत, हर काम और हर चुनाव हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को महत्वपूर्ण बना सकता है। तो जब तुम कल सुबह उठो, तो खुद को याद दिलाओ
कि तुम सिर्फ काम पर नहीं जा रहे हो, तुम एक इंसान के रूप में दुनिया में अपना योगदान देने जा रहे हो। तुम्हारे काम का महत्व है और आज जैसे हर दिन एक उद्देश्य के साथ जीने का मौका है। 10. प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मा अपने विचारों के रंग से रंग जाती है। यह शक्तिशाली विचार मार्कस ऑरेलियस का है, जो हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अंदरूनी संसार वही बनाता है जो हम हैं, जो हम सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं और जो इरादे हमारे अंदर होते हैं, वे हमारे जीवन के रंग को आखिरकार निर्धारित करते हैं। अगर हम अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते तो वे हमें ऐसे रूप में बदल सकते हैं जो हमारे असल स्वभाव से मेल नहीं खाते। लेकिन अगर हम सकारात्मक और जानबूझकर विचारों पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा जीवन ज्ञान, दया और आंतरिक शांति से भरा हो सकता है। कुछ समय के लिए इस बारे में सोचिए, आप कितनी बार अपने विचारों, अपने कार्यों और इरादों पर विचार करते हैं। जीवन की तेज रफ्तार में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि विकास केवल बाहरी लक्ष्यों को हासिल करने में नहीं है, यह आंतरिक दुनिया को समझने में है। वे विचार और भावनाएं जो हमारे हर कार्य को प्रभावित करती हैं। जीवन की हलचल में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, बिना किसी आत्ममंथन के दिन बिता देते हैं। लेकिन असली प्रगति तब होती है जब हम अपने मन को समझते हैं। हर दिन कुछ पल खुद से पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं? आज मेरी क्रियाएं किस पर आधारित हैं? जब आप अपने विचारों पर विचार करते हैं तो आप अपनी प्रेरणाओं और आदतों को समझने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको कोई चुनौती मिलती है तो क्या आप सिर्फ कठिनाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं या आप समाधान और विकास की ओर देखते हैं? जो तरीका आप चुनते हैं वही आपके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करता है। मार्कस ऑरेलियस के उदाहरण पर विचार करें। जब एंटोनाइन प्लेग फैल रही थी, उस विनाशकारी संकट के बीच भी उन्होंने अपने विचारों को डर या निराशा से प्रभावित नहीं होने दिया। इसके बजाय उन्होंने दृढ़ता, आंतरिक शक्ति और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। उनके विचार ज्ञान में गहरे थे और उन्होंने स्टोइक सिद्धांतों को अपनाया, जो बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा सद्गुण को महत्व देते थे। उन्होंने दुनिया की अराजकता को अपने मन पर असर डालने का मौका नहीं दिया, बल्कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखा और आंतरिक शांति और शक्ति को अपनाया। हम सभी इससे सीख सकते हैं। यह परिस्थितियां नहीं हैं जो हमें परिभाषित करती हैं, यह हमारे उनसे जुड़े विचार हैं। क्या आप नकारात्मक या विनाशकारी विचारों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रहे हैं, या आप ऐसे विचारों को चुन रहे हैं जो ताकत, शांति और स्पष्टता का निर्माण करते हैं? यह आत्ममंथन की दैनिक प्रक्रिया सिर्फ आपके मानसिकता को ही बेहतर नहीं बनाती, बल्कि आपके जीवन को भी बदल देती है। अपने विचारों और इरादों पर ध्यान देने से आप अपनी आत्मा के वास्तुकार बन जाते हैं। आत्ममंथन को अपनी आदत बनाइए और देखिए यह कैसे आपके जीवन को ज्ञान, सहानुभूति और उद्देश्य से रंगीन करता है। 1. What is in my control and what is not? अपनी शक्ति में जो भी है उसका सबसे अच्छा उपयोग करो और बाकी को जैसे हो उसके लिए छोड़ दो। एपिक्टेटस की ये बातें बहुत गहरी हैं, क्योंकि ये स्टोइसिज्म के दिल को छू जाती है। ये हमें उस पर ध्यान देने की प्रेरणा देती है जो सच में मायने रखता है, अपनी एनर्जी को उस चीज पर केंद्रित करने की जो हमारी नियंत्रण में है और बाकी सबको छोड़ने की। लेकिन हम अक्सर खुद से पूछने के लिए ठहरते नहीं हैं, असली में मेरे काबू में क्या है? बहुत बार हम जीवन की धारा में फंस जाते हैं, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की ओपिनियन को लेकर चिंतित होते हैं या उन स्थितियों को लेकर व्याकुल होते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम अपना कीमती समय सोशल मीडिया पर बेजा बर्बाद करते हैं, दूसरों की लाइफ को उनकी हाइलाइट्स से तुलना करते हैं या उन ट्रैफिक पर गुस्सा करते हैं जो हमें देर करा देते हैं। इनमें से कोई भी हमारे नियंत्रण में नहीं होता, फिर भी हम इन पर अपनी मानसिक और भावनात्मक एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं, जिससे हम निराश, थके हुए और भटके हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि हम गलत समझ बैठते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम क्या काबू में कर सकते हैं। स्टोइसिज्म चीजों को सरल बनाता है। इसके मूल में नियंत्रण की द्वैतता है, एक गहरी यट सरल अवधारणा। आप अपने विचार, क्रियाएं और विकल्प ही काबू में कर सकते हैं, इतना ही। बाकी सब, दूसरे लोगों की ओपिनियन, मौसम, वैश्विक घटनाएं, यहां तक कि आपके प्रयासों का परिणाम, यह आपके नियंत्रण के बाहर है। यह किसी की हार मानने का संदेश नहीं, बल्कि शक्ति का संदेश है। अपने काबू में आने वाले चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप खुद को अनावश्यक भार से मुक्त कर सकते हैं और अपनी मानसिक शांति को फिर से प्राप्त कर सकते हैं।
मार्कस ऑरेलियस की सोचिए, जिन्हें रोमन इतिहास के सबसे कठिन समय का सामना करना पड़ा, एंटोनिन प्लेग। गवर्नर के तौर पर वह उस बीमारी को रोक नहीं सकते थे या उसके कारण होने वाले पीड़ा को नहीं हटा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति से बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया, धैर्य और साहस से नेतृत्व करना, संसाधनों का वितरण करना और मेडिटेशन में विचार लिखना, ताकि उनकी अपनी सहनशीलता मजबूत हो सके। उनका उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अराजकता में स्पष्टता उस पर ध्यान केंद्रित करने का परिणाम होती है जिसे आप काबू में कर सकते हैं। तो आज हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो ठहरें और खुद से पूछें, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर हां, तो जानबूझकर कार्य करें। अगर नहीं, तो उसे छोड़ दें। अपनी सोच को परिणामों को छोड़ने के लिए प्रशिक्षित करें और अपनी एनर्जी को प्रक्रिया में केंद्रित करें। जीवन हमेशा अप्रत्याशित रहेगा, लेकिन यदि आप अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों को मास्टर कर लेते हैं तो आप तूफान में ताकत, स्थिरता और शांति पा लेंगे। और यही तो हम सब चाहते हैं। 2. Am I living according to my values? हर दिन हम कई छोटे बड़े फैसले लेते हैं जो उस व्यक्ति की झलक देते हैं बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितनी बार हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं सच में अपने मूल्य के अनुसार जी रहा हूं? यह एक भ्रामक सवाल हो सकता है, लेकिन इसमें हमारी जिंदगी को फिर से आकार देने की ताकत होती है। मार्कस ऑरेलियस, एक स्टोइसिक फिलोसोफर और रोमन सम्राट, ने कहा था, एक अच्छे इंसान को क्या होना चाहिए, इस पर बहस करना बंद करो, बस ऐसा बनो। यह कार्रवाई की पुकार है, हमें याद दिलाने के लिए कि अच्छाई एक सिद्धांत नहीं बल्कि अभ्यास है। हम जो मूल्य धारण करने की कसम खाते हैं, ईमानदारी, साहस, दया आदि कोरी बातें हैं, अगर ये हमारे कार्यों को आकार न दें, क्या आपके कार्य उन सिद्धांतों के अनुरूप हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा मानते हैं, या उनमें तनाव है जो दिखाता है कि इरादा और वास्तविकता के बीच में कुछ गड़बड़ है? यदि हम अपने मूल्य के अनुसार जीते हैं तो हमें पता होता है, यह एक सताया हुआ असहजता, एक बेचैनी की भावना है। यह वह अंदर की आवाज है जो हमें बता रही होती है कि कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि हमने सुविधा के लिए ईमानदारी या महत्वाकांक्षा के लिए दया को समझौता कर लिया हो। ये उलझने उस व्यक्ति को कम कर देती हैं जो हम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां अवसर है। हर पल हमें फिर से सही दिशा में जाने का मौका देता है। मार्कस ऑरेलियस को एंटोनिन प्लेग के दौरान याद करें। जब रोम में अराजकता और डर फैला था तो वह मजबूत खड़ा रहा और स्टोइसिज्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए साहस, कर्तव्य और शांत नेतृत्व को अपने में आत्मसात किया। उसने सिर्फ सहनशीलता के बारे में नहीं बात की, उसने इसे अपने जीवन में जिया। उसी तरह आपके मूल्य को आपका मार्गदर्शक बनना चाहिए, खासकर जब जीवन अनिश्चित या अभिभूत लगे। शुरू करने के लिए स्पष्ट शुरुआत करें। अपने मुख्य मूल्य लिखें। क्या ये केवल कागज पर शब्द हैं या क्या आप इन्हें अपने कार्यों में जीवित करते हैं? हर सुबह एक संकल्प करें, आज मैं ईमानदार रहूंगा, या आज मैं दूसरों के प्रति दयालु रहूंगा। आज रात को विचार करें, क्या मैंने आज अपने मूल्य को निभाया? यदि नहीं, तो कल मैं क्या अलग कर सकता हूं? एक अच्छे जीवन की राह हमेशा सीधी नहीं होती, लेकिन यह हमेशा कोशिश के लायक होती है। जितना अधिक आप अपने कार्यों को अपने मूल्य के अनुसार लाइन अप करेंगे, उतना ही अधिक ऑथेंटिक और पूर्ण महसूस करेंगे। मार्कस हमें याद दिलाता है कि एक अच्छे इंसान के क्या होना चाहिए, इस पर बहस करने का समय बर्बाद मत करो, बल्कि उसे बनने का चुनाव करो। हर दिन, हर चुनाव उस व्यक्ति की ओर एक कदम है जिसे आप बनने के लिए थे। 3. हाउ वुड माई बेस्ट सेल्फ हैंडल दिस सिचुएशन? रोम के सम्राट और स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार, अगर यह सही नहीं है तो उसे मत करो, अगर यह सच नहीं है तो उसे मत कहो। कभी कभी ये शब्द हमें बहानों से मुक्त कर देते हैं और बहुत ऊंचा मानक मांगते हैं। ये व्यक्ति को बताते हैं कि सच्चाई एक नियोक्ता नहीं है, यह स्थिर रहती है, और आपकी सबसे अच्छी अवस्था शॉर्टकट्स नहीं ढूंढती या जल्दी में निर्णय नहीं लेती। यह तर्क और गुणों के साथ कार्य करती है। लेकिन हम अक्सर कार्य करने से पहले रुकते क्यों नहीं? अक्सर हम गुस्से,
डर या गर्व के कारण अपने निर्णय लेते हैं। हम ऐसी बातें कहते हैं जिनका हमें पछतावा होता है या ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें असुविधाजनक महसूस कराते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रतिक्रियाशील स्थान से कार्य करते हैं, एक सोचा समझा स्थान से नहीं। जब आप पूछते हैं कि आपकी सबसे अच्छी अवस्था कैसे प्रतिक्रिया करेगी, तो आप सांस लेने, विचार करने और सही तरीके से निर्णय लेने का स्थान बना लेते हैं। आप उस संस्करण तक पहुंचते हैं जो सिद्धांतों की तुलना में प्रेरणाओं के प्रति अधिक चिंतित होता है। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण लें। जब एंटोनिन महामारी आई, वह डर या स्वार्थ में रिट्रीट कर सकते थे जब रोम एक विनाशकारी महामारी का सामना कर रहा था। इसके बजाय उन्होंने साहस, विनम्रता और सेवा का प्रतीक बनाया। उनके कार्यों को पैनिक से नहीं, बल्कि अपनी नेतृत्व करने की प्रतिबद्धता से निर्देशित किया गया था। यही होता है जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था को बुलाते हैं, केओस से ऊपर उठना और अपनी सर्वोच्च मूल्यों के अनुरूप कार्य करना। तो इसे कैसे लागू करें? पहले यह परिभाषित करें कि आपकी सबसे अच्छी अवस्था का क्या अर्थ है। इसे विजुअलाइज करें। क्या यह धैर्य, बहादुर और करुणामयी व्यक्ति है? कोई अनुशासित, सच्चा और न्यायप्रिय व्यक्ति? और फिर इसे दैनिक जीवन में लागू करें। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो एक क्षण के लिए रुकें और पूछें, इस समय मेरी सबसे अच्छी अवस्था क्या करेगी? गुस्सा करेगा या शांत रहेगा? आसान रास्ता या सही? यह अभ्यास जीवन को आसान नहीं बनाएगा, लेकिन आपके निर्णयों को स्पष्ट बनाएगा। हर बार जब आप अपनी सबसे अच्छी अवस्था के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप उस हिस्से को मजबूत करते हैं। समय के साथ स्पष्टता और गुण की उन क्षणों को आदतें बन जाती हैं और आपका जीवन उन मूल्यों को दर्शाता है जो आपको सबसे अधिक प्रिय होते हैं। सवाल यह नहीं है कि जीवन आपको परीक्षा देगा, वह देगा। सवाल यह है कि आप उन परीक्षणों को अपनी सर्वोच्च अवस्था के रूप में कैसे मिलेंगे। 4. What's the worst that could happen and can I handle it? कितनी बार हमने डर के कारण कार्रवाई करने से पीछे हटे हैं? असफलता, अस्वीकृति या अज्ञात के डर से। हम उस संभावित नुकसान से लकवाग्रस्त हो जाते हैं जो हो सकता है। ऐसी सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करते हैं जो अक्षम्य प्रतीत होती है। लेकिन सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या मैं उस स्थिति को संभाल सकता हूं? जैसा कि सेनेका, स्टोइक फिलोसोफर ने कहा, जो मौत से डरता है वह कभी भी जीवित व्यक्ति जैसा कुछ भी मूल्यवान नहीं करेगा। यह केवल मृत्यु पर विचार नहीं है, यह कार्रवाई की पुकार है। अगर सबसे बुरे का डर हमें कार्रवाई करने से रोकता है, तो हम जीवन की पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते। क्या होगा कि छायों में जीना आसान है, लेकिन सच्ची बहादुरी तो अपने डर का सामना करने में है। जब हम रुकते हैं और अपने आप से पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो अक्सर हम महसूस करते हैं कि यह इतना भी भयानक नहीं होता जितना हमने सोचा था। और भले ही यह होता, तो सवाल यह बनता है, क्या मैं इसे संभाल सकता हूं? जब मार्कस ऑरेलियस ने एंटोनिन प्लेग का सामना किया, तो उसने सबसे बुरे से नहीं छुपा। साम्राज्य पूरी तरह से खंडहर में था, लोग मर रहे थे और डर जैसे जंगल की आग की तरह फैल रहा था। लेकिन डर के साए में दुबकने या आराम की ओर भागने के बजाय उसने ताकत, सहानुभूति और सहनशीलता के साथ नेतृत्व करना जारी रखा। उसने संकट का सामना सीधे किया, जोखिमों को पूरी तरह से जानते हुए, लेकिन जो भी उसे सामना करना था उसे संभालने का दृढ़ संकल्प लिया। उसकी क्षमता सबसे बुरे का सामना करने और संकटों को पार करने की एक स्टोइक मानसिकता का प्रतिबिंब है। कुंजी है तैयारी। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो हम भविष्य में होने वाली किसी चीज की कल्पना कर रहे होते हैं। जब आप अपने आप से पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो आप खुद को वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। यह असहज होगा, शायद। आप असफल हो सकते हैं, संभवतः। लेकिन क्या आप उसे संभाल सकते हैं? जवाब ज्यादातर मामलों में हां है। जब आप मानसिक रूप से विपरीत परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो आप खुद को उस मानसिक शक्ति देते हैं जो उसे पराजित करने के लिए जरूरी होती है। अपने जीवन पर सोचें, उस अवसर का पीछा करने से क्या रोक रहा है? अपनी सच्चाई कहने से या विश्वास की छलांग लगाने से? सबसे बुरा क्या हो सकता है?
क्या यह आपको कुचल देगा या आप उससे सीखेंगे, मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे? डर अक्सर हमें उस व्यक्ति बनने से रोकता है जिसके लिए हम बने हैं। सीधे उस डर का सामना करने से उसकी शक्ति टूट जाती है। सबसे बुरे स्थिति में क्या हो सकता है वास्तव में उतना बुरा नहीं है जितना हमने सोचा था, और हां, आप इसे संभाल सकते हैं। 5. If this were my last day, would I be proud of how I lived? हम सभी रोजाना छोटे या बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन कितनी बार हम रुककर यह सोचते हैं, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मुझे इस तरीके से जीने पर गर्व होगा? यह एक आसान सवाल है, लेकिन यही सवाल हमारे जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका हमें हमारे मरने की सच्चाई पर विचार करने के लिए चुनौती देते हैं, एक ऐसे तरीके से जो हमें ठंडा और सशक्त दोनों बनाता है। आओ हम अपने मन को इस तरह तैयार करें जैसे हम जीवन के आखिरी छोर पर खड़े हों। हम किसी चीज को टालें नहीं। उनका संदेश डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि समय की कीमतीता को महसूस करने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास अनगिनत दिन हैं और अपने सपनों, अपने मूल्यों और यहां तक कि रिश्तों को एक अच्छे समय के लिए टाल देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आज वही बेहतर समय हो? क्या होगा अगर आज वही आखिरी दिन हो? मार्कस ऑरेलियस ने रोजाना अपने मरने की सच्चाई का सामना किया जब उन्होंने रोम को संकटों से बाहर निकाला, जिसमें विनाशकारी एंटोनी प्लेग भी था। जबकि दूसरे डर के आगे झुक गए, उन्होंने मृत्यु के आने की अनिवार्यता को एक याद के रूप में अपनाया ताकि वह एक उद्देश्य के साथ जी सकें। उनका नेतृत्व सिर्फ उनके सम्राट बनने के कृत्यों से नहीं था, बल्कि यह इस बात से था कि उन्होंने अपने जीवन को सम्मान और ईमानदारी से कैसे जिया। अगर आज उनका आखिरी दिन होता तो वह सुनिश्चित करते कि वह एक पुण्य की धरोहर छोड़ जाएं। वह किसी खास पल का इंतजार नहीं कर रहे थे ताकि दया दिखाएं, साहस दिखाएं या स्पष्टता से जिएं। वह इस बात को जानते थे कि किसी भी समय पूरी स्पष्टता नहीं होती और हर पल में कुछ न कुछ अनिश्चितता होती है। यहीं पर हमें मृत्यु पर विचार करने की शक्ति मिलती है। जब हम खुद से पूछते हैं, क्या मुझे अपने जीवन से गर्व होगा अगर आज मेरा आखिरी दिन हो, तो हम अपने असली उद्देश्य को पहचानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अनावश्यक बातों पर समय बर्बाद नहीं करते और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे सबसे ऊंचे मूल्यों के अनुरूप होती हैं, चाहे वो हमारे रिश्ते हों, हमारा काम हो या हमारा व्यक्तिगत विकास। अब खुद से पूछें, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं क्या अलग करता? क्या मैं अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा समय बिताता? क्या मैं किसी लंबे समय से टाले गए सपने को पूरा करता? क्या मैं और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीता? असल में हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारा आखिरी दिन कब आएगा, तो शायद आज को आखिरी दिन मानकर जीना हमें बिना किसी पछतावे, सच्चाई से और एक संजीदगी के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसा कि सेनेका कहते हैं, जो तुम्हें तुरंत करना चाहिए उसे आदत से टालो मत। जब हम अपने मरने को जीते हुए महसूस करते हैं तो हम सभी डर से मुक्त हो जाते हैं और उस जीवन को जीने के लिए प्रेरित होते हैं जो हम सच में चाहते हैं। 6. What's the opportunity in this challenge? हम सभी के पास वो दिन होते हैं जब लगता है कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। ऐसे वक्त में हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण होता है। उन पलों में हार मानना आसान होता है, लेकिन क्या होगा अगर हम इन मुश्किलों को देखने का तरीका बदलें? क्या होगा अगर हम इन्हें रुकावट की बजाय विकास के रास्ते के रूप में इस्तेमाल करें? महान स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, जो रुकावट होती है वही काम को बढ़ाती है, जो रास्ते में खड़ा है वही रास्ता बन जाता है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक उदाहरण नहीं है, यह हमें विपत्तियों को फायदे में बदलने की चुनौती देता है। जो चुनौतियां हमारे रास्ते में रुकावट डालती हैं, वो सिर्फ दीवार नहीं है, वो वे ही साधन हैं जिनके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। रुकावट खुद एक अवसर है। मार्कस ऑरेलियस की जिंदगी को देखें। उनके शासनकाल के दौरान उन्हें युद्ध, महामारी और राजनीतिक टर्मोइल का सामना करना पड़ा। इन संकटों को उन्होंने खुद को एक व्यक्ति और नेता के रूप में विकसित करने के रूप में इस्तेमाल किया, बजाय इसके कि ये उन्हें तोड़ डालते। एंटोनी महामारी, जिसने रोम को तबाह कर दिया, उन्हें तोड़ सकती थी,
लेकिन इसके बजाय उन्होंने हालात का सामना किया, संघर्ष और हिम्मत के साथ नेतृत्व किया और एक वैश्विक आपदा को अपने नेतृत्व को साबित करने का मौका बना लिया। मार्कस के लिए महामारी कोई रुकावट नहीं थी, यह एक ऐसी कड़ी परीक्षा थी जिसने उनकी संकल्प को और मजबूत किया। हम भी इस मानसिकता को अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। सोचिए, जो रुकावटें आप अभी सामना कर रहे हैं वो क्या हैं? क्या वो काम में कोई चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट है, या फिर व्यक्तिगत संघर्ष है, या कुछ नया करने को लेकर अनिश्चितता है? इसके बजाय कि आप इस मुश्किल को कितना कठिन माने, उस सोच को इस बात पर केंद्रित करें कि यह कैसे आपको इस अनुभव से कुछ सीखने का मौका दे सकता है। खुद से सवाल करें, मैं इस स्थिति से क्या सीखने वाला हूं? यह मुझे किस तरह से ताकत दे रहा है? यह रुकावट मुझे बेहतर इंसान बनने में किस तरह मदद कर सकती है? यह नजरिया बदलने से चुनौती कम कठिन नहीं होती, लेकिन यह उसे ज्यादा संभालने योग्य बना देता है। जब हम रुकावटों को अवसर के रूप में देखते हैं तो हम खुद को एक्शन लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। हर पिछड़ापन एक मौका है बढ़ने, ढलने और संकल्प को मजबूत करने का। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती से रूबरू हों तो याद रखें, जो रास्ता आगे है वह शायद सबसे आसान नहीं होगा, लेकिन वही वो रास्ता होगा जो आपको सबसे ज्यादा आकार देगा। रुकावट दुश्मन नहीं है, वह मार्गदर्शक है। जो रुकावट है वही एक्शन है, जो आपके रास्ते में खड़ा है वही रास्ता है। 7. Am I being driven by reason or emotion? कितनी बार हम अपने जज्बातों में बहकर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी भावनाओं को, अपनी हरकतों को चलाने देते हैं। उन पलों में हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन बाद में हम यह सवाल करते हैं कि क्या हमने सही समझदारी से काम लिया। ऐसे समय में हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं तर्क से चल रहा हूं या अपनी भावनाओं से? स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस बहुत समझदार थे जब उन्होंने कहा, अपनी जिंदगी के पूरे परिप्रेक्ष्य पर सोचने से खुद को न दबाओ, जो हालात अभी सामने हैं उसी पर ध्यान दो। यह हमें वर्तमान पल पर ध्यान केंद्रित करने और हर चुनौती का सामना स्पष्ट दिमाग से करने की याद दिलाता है, न कि उन भावनाओं या ख्यालों से घिरे हुए जो सब कुछ गलत होने के बारे में हो सकते हैं। यह आसान है कि हम बड़े चित्र में खो जाएं, लेकिन मार्कस हमें अपनी समझ से यह सिखाते हैं कि समझदारी से काम करने का तरीका है वर्तमान में बने रहना। जब भावनाएं हावी हो जाती हैं तो वे हमारे फैसले को धुंधला कर देती हैं। डर हमें बिना सोचे समझे फैसले लेने पर मजबूर करता है। गुस्सा हमें ऐसी हरकतें करने के लिए प्रेरित करता है जिन पर हम बाद में पछताते हैं। इच्छा हमें शॉर्टकट्स की ओर खींचती है जो हमारे मूल्यों से समझौता करते हैं। इसके विपरीत तर्क हमें कदम पीछे हटाने, स्थिति का मूल्यांकन करने और ऐसे फैसले लेने की अनुमति देता है जो हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। तर्क भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि यह उन्हें संतुलित करता है, जिससे सोच समझकर एक्शन लेने की जगह बनती है। मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचें। जब एंटोनी महामारी आई, उनका साम्राज्य बुरी तरह बिखरा हुआ था और मौत का मंजर बहुत बड़े पैमाने पर था। आतंक उनके मन को घेर सकता था, लेकिन उन्होंने तर्क को मास्टर किया था ताकि वह ऐसे संकटों से निपट सकें। उन्होंने उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया जिसे वह नियंत्रित कर सकते थे, अपनी नेतृत्व क्षमता, लोगों की जरूरतों का जवाब देना और स्टोइक गुण। वह आपदा के विशाल आकार में खोए नहीं। उन्होंने जो हालात सामने थे उस पर ध्यान दिया, शांत और अनुशासित होकर नेतृत्व किया। यही है तर्क की ताकत। जब हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने है, तो हम भावनाओं के कारण ठहर नहीं जाते। हम अपने एक्शन पर विचार करते हैं और यह समझते हैं कि क्या वह हमारे मूल्यों के हिसाब से है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं अपनी भावनाओं से प्रतिक्रिया दे रहा हूं या तर्क से जवाब दे रहा हूं? रुको, गहरी सांस लो और वर्तमान में खुद को केंद्रित करो। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी की मुश्किलों से निपटने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। तर्क का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबाएं। इसका मतलब है कि आप उन्हें अपने एक्शन को सूचित करने दें, न कि उन पर काबू पाने दें। जब हम तर्क से नेतृत्व करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं और उद्देश्य के साथ
आगे बढ़ते हैं। 8. What example am I setting for others? हर दिन हजारों छोटे तरीकों से हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक उदाहरण बनाते हैं। हमारी क्रियाएं, हमारे चुनाव, यहां तक कि हमारा रवैया शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। सवाल यह है, मैं दूसरों के लिए कौन सा उदाहरण पेश कर रहा हूं? क्या हम उस तरीके से जी रहे हैं जो हमारे द्वारा दावा किए गए मूल्यों को दर्शाता है, या हम बस बातों की बात करते हैं बिना उसे असल जिंदगी में लागू किए? एपिक्टेटस, स्टोइक फिलॉसफर, का सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है, अपनी फिलॉसफी को समझाने की कोशिश मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। एक ऐसे युग में जहां हर कोई अपनी ओपिनियन रखना चाहता है, यह याद दिलाना कि यह केवल साहस, दया या अनुशासन जैसे गुणों की बातें नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीने का तरीका है। हमारे काम ही यह दिखाते हैं कि हम असल में कौन हैं। कठिनाइयों में हम कैसे खुद को संभालते हैं, रोजमर्रा की बातचीत में दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, अपना समय हम किस तरह खर्च करते हैं। इन सारी चीजों से दूसरों को हमारे मूल्यों के बारे में ज्यादा पता चलता है जितना कोई भाषण या उपदेश दे सकता है। मार्कस ऑरेलियस के बारे में सोचिए। जब एंटोनी महामारी आई, वह सिर्फ एक सम्राट नहीं थे जो स्टोइक सिद्धांतों की बात करते थे, वह इन्हें अपने जीवन में उतारते थे। जब रोम पर महामारी का हमला हुआ तो वह डर के बजाय जिम्मेदारी से नहीं भागे, बल्कि शांति, स्पष्टता और दया के साथ नेतृत्व किया। उनका उदाहरण उनके शब्दों में नहीं था, बल्कि उस समय में उनके व्यवहार में था। उनके लोग उनके भाषणों से नहीं, बल्कि उनके कार्यों से सीखते थे। दुखों का सामना करते हुए उन्होंने उन्हें यह सिखाया कि किस तरह एक व्यक्ति को सद्गुणी बने रहना चाहिए। हम में से सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम जो कहते हैं उसे असल में कैसे जीते हैं। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो हम अपने जीवन से दुनिया तक भेजते हैं। आपके शब्द क्या कहते हैं? क्या आप कठिन समय में भी ईमानदारी दिखा रहे हैं? क्या आप परिस्थितियों और चुनौतियों के प्रति रेजिलियंस दिखा रहे हैं? क्या आप उन लोगों के साथ भी सम्मान और दया दिखा रहे हैं जिनसे आपको मिलना पड़ता है, यहां तक कि मुश्किल वक्त में भी? हम सभी को उदाहरण पेश करने का जिम्मा सौंपा गया है, चाहे हम जानबूझकर या अनजाने में यह कर रहे हों। हर चुनाव दूसरे को प्रभावित करता है, चाहे वह सहकर्मी हो, दोस्त हो या सड़क पर चलते हुए अजनबी। लोग हमें देख रहे हैं, यह जानने के लिए नहीं कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह जानने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना दिन बिताते हैं, खुद से यह सवाल पूछिए, मैं दूसरों के लिए कौन सा उदाहरण पेश कर रहा हूं? क्या यह वह उदाहरण है जिस पर आपको गर्व है? अगर नहीं, तो अब इससे बेहतर समय नहीं हो सकता अपने कर्मों को अपने मूल्यों से मेल खाने के लिए। दुनिया को और अधिक व्याख्याओं की नहीं, बल्कि सद्गुणों को जीने वालों की जरूरत है। उदाहरण बनिए। 9. Who is my true teacher in this moment? हर पल हमें कुछ सीखने का मौका देता है। कितनी बार हम जिंदगी की तेजी में इस हद तक खो जाते हैं कि सामने जो पाठ मौजूद है उसे पहचान नहीं पाते। जब कोई कठिनाई आती है तो हमें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, इस वक्त मेरा असली शिक्षक कौन है? एक स्टोइक फिलॉसफर सम्राट के तौर पर मार्कस ऑरेलियस हमें एक सख्त हकीकत बताते हैं, आप कुछ न करके भी अन्याय कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम सक्रिय रूप से नुकसान नहीं कर रहे, बल्कि यह भी कि अक्सर कुछ न करना, नजरअंदाज करना और बचना अपने आप में एक तरह के परिणाम लाते हैं। जब हम मुश्किल या चुनौतियों का सामना करते हैं तो हम खुद को कमजोर, अभिभूत या फिर यह न समझते हुए पा सकते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि इन्हीं पलों में हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका होता है, अगर हम इसे पहचानने की कोशिश करें। अक्सर जो असली शिक्षक होता है वह बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक मुश्किल सहकर्मी, एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट या एक व्यक्तिगत झटका, ये सिर्फ सहने की चीजें नहीं हैं, बल्कि ये बढ़ने के मौके बन सकते हैं। ये हमें धैर्य, रेजिलियंस और परिस्थिति पर अपना नियंत्रण दिखाते हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि बाहरी घटना क्या है, बल्कि यह है कि हम भीतर से कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण लें, जब उन्होंने रोम को एंटोनी महामारी के दौरान नेतृत्व किया। वह बीमारी और निराशा से घिरे हुए थे,
और लोगों की नजरें उन पर मार्गदर्शन के लिए थीं। एक ऐसी स्थिति जो सोचने से परे थी। मार्कस न तो पीछे हटे और न ही अपनी भावनाओं को अपनी दिशा तय करने दिया, बल्कि यह स्थिति उनके लिए एक परीक्षा बन गई, जिसमें उन्होंने स्टोइकवाद, अनुशासन और सेवा जैसी गुणों को दिखाया। उन्होंने संकट को शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखा, जो उन्हें उन गुणों को प्रदर्शित करने का मौका दे रहा था। वह हमें यह सिखाते हैं कि कोई भी चुनौती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे असली रूप को दिखाने का एक अवसर होती है। आपके बारे में क्या? जब आप मुश्किल हालात का सामना करते हैं, तो आपका शिक्षक कौन है? वो परिस्थितियां या आपकी अपनी अंदरूनी समझ, जिसे आपने अभी तक पूरी तरह से अपनाया नहीं है? यही वो पल होता है जब हमें यह समझ में आता है कि हर कठिनाई में एक सीख होती है और पीड़ित बनने की सोच से शक्तिशाली बनने की सोच में बदलाव आता है। तो अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछिए, इस पल में मेरा असली शिक्षक कौन है? हो सकता है कि यह कठिनाई हो, या फिर यह हो कि मैं किस तरह से प्रतिक्रिया करता हूं। हर पल हमें कठिनाई को आत्म सुधार का एक शक्तिशाली उपकरण बनाने का मौका देता है। क्यों हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता? उन बातों की चिंता करते हैं जो हमारे बस में नहीं होती, और अपने इमोशंस के हिसाब से फैसले लेते हैं। स्टोइक्स जानते थे कि ये आदतें हमारे जीवन में परेशानियां और उलझने लाती हैं। जरा सोचिए, अगर आप उन आदतों को पहचान पाते जो आपको पीछे खींच रही हैं, और उनकी जगह साफ सोच, अनुशासन और शांति को अपना लेते। सबसे आम गलतियों से बचें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो मायने रखता हो और मजबूत हो। एक, उन चीजों की शिकायत मत करो जो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे पास अपने मन पर काबू है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझो और तुम अपनी असली ताकत पाओगे। मार्कस ऑरेलियस। हम अक्सर कितना समय उन हालातों पर रोते बिलखते हुए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। मौसम खराब है, ट्रैफिक बहुत बुरा है, लोग बेकार हैं, बदतमीज हैं, या इससे भी ज्यादा। हम शिकायत करते हैं, परेशान होते हैं, गुस्से में उबलते रहते हैं, जैसे हमारी झुंझलाहट से सचमुच कुछ बदल जाएगा। पर सच्चाई ये है कि ऐसा कभी नहीं होता। स्टोइज्म की सबसे बड़ी सीख यही है। दुनिया में दो तरह की चीजें हैं, एक वो जो तुम्हारे काबू में है, और दूसरी वो जो तुम्हारे काबू से बाहर है। इस फर्क को समझो और अपनी एनर्जी वहीं लगाओ जहां उसका असर हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारे पास अपने विचारों पर काबू है, बाहरी चीजों पर नहीं। बाहर की दुनिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में है। जब पूरी दुनिया बेकाबू लगने लगती है, तब हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे बस में है, हमारी सोच, हमारे फैसले, हमारा व्यवहार। मार्कस ऑरेलियस खुद इस विचार पर चलते थे। मुश्किलों का सामना अनुशासन, विनम्रता और हिम्मत से करते थे। क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? जरा सोचिए अपनी रोज की परेशानियों के बारे में। लेट चलने वाली बस जिसने तुम्हारी सुबह बिगाड़ दी, वो साथी जो तुम्हारे काम में टांग अड़ा रहा है, या फिर वो तूफान जिसने तुम्हारे संडे प्लान पर पानी फेर दिया। क्या ये चीजें तुम्हारी शांति के लायक हैं? क्या तुम अपनी खुशी दूसरों के बुरे व्यवहार या हालात की वजह से गंवाना चाहोगे? जब सोचोगे तो जवाब खुद मिल जाएगा। ये कीमत बहुत ज्यादा है। शिकायत करने से कुछ भी नहीं बदलता, उल्टा तुम्हारी परेशानी और गहरी होती जाती है। इसके बजाय अपनी एनर्जी बाहर की दिक्कतों पर खर्च करने के बजाय अंदर की तरफ लगाओ। क्या तुम उस बस के लेट होने पर गुस्सा करने की जगह धैर्य रख सकते हो और इस समय को कुछ सीखने या खुद पर सोचने में इस्तेमाल कर सकते हो? क्या तुम अपने साथी के खराब व्यवहार का जवाब शांति और इज्जत से दे सकते हो, न कि नाराजगी से? क्या तुम उस तूफान को एक मौके की तरह देख सकते हो, एक ऐसा मौका जब तुम आराम कर सको या अपनी बैटरी रिचार्ज कर सको? जब तुम अपने मन की लगाम वापस पकड़ोगे, तब तुम मुश्किलों को मौके में बदल पाओगे। स्टोइक्स ये नहीं कहते कि जिंदगी आसान है या हमेशा सही रहेगी। वो मानते थे कि जिंदगी मुश्किल और नाइंसाफ है, लेकिन उन्होंने ये तय किया था कि वो इन मुश्किलों के गुलाम नहीं बनेंगे। अगली बार जब तुम किसी चुनौती का सामना करो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है तो उसे जाने दो, अगर हाँ तो एक्शन लो। तुम्हारी असली ताकत इसी फर्क को समझने में है। इसे बेकार की चीजों पर बर्बाद मत करो। 2, छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद मत करो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो कम करो, या यूं कहें, सिर्फ वही करो जो जरूरी है। मार्कस ऑरेलियस। समय एक ऐसी चीज है जो अगर एक बार निकल जाए
तो कभी वापस नहीं आती। फिर भी हम इसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी छोटी है और हर वो पल जो बेकार की बातों या बिना मतलब की चीजों में खर्च होता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक रोमन सम्राट और महान स्टोइक फिलोसोफर थे, ये बात खुद को और हम सबको याद दिलाने के लिए लिखते थे कि सुकून और जीवन का मकसद ज्यादा करने से नहीं बल्कि सही चीजें करने से आता है। जरा सोचो, हम कितनी बार खुद को गॉसिप, छोटी छोटी बहसों या सोशल मीडिया पर बिना मतलब के स्क्रॉलिंग में खो देते हैं। हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें कोई नुकसान नहीं करती, लेकिन असल में ये धीरे धीरे बहुत बड़ा नुकसान करती हैं। एक एक घंटा जुड़कर दिन बन जाता है और फिर साल। सोचो उस एनर्जी के बारे में जो तुम छोटी छोटी परेशानियों पर गुस्सा करने में, लोगों की ओपिनियन की फिक्र करने में या बेकार के कामों में बर्बाद कर देते हो। ये वही एनर्जी है जिसे तुम किसी बेहतर चीज में लगा सकते थे। स्टोइक्स इसे फिजूल खर्ची कहते थे, एक ऐसा जहर जो हमारे फोकस और काबिलियत को चुपचाप मारता रहता है। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ ये बातें लिखते नहीं थे बल्कि वो इन्हें जीते थे। एक सम्राट होने के नाते उन्हें युद्ध, राजनीति और निजी दुखों का सामना करना पड़ता था। फिर भी वो सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाते थे जो उनके मकसद से जुड़ी थीं। वो छोटी मोटी बातों में उलझने की इजाजत नहीं देते थे। अब तुम खुद से ये सवाल करो, क्या तुम्हारे रोज के काम तुम्हारे असली मकसद में मदद कर रहे हैं या वो सिर्फ दिखावटी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज हैं जो असल में तुम्हें भटका रही हैं? अगली बार जब तुम खुद को किसी फिजूल की बहस में उलझते, गॉसिप में घंटों बर्बाद करते या उन चीजों की चिंता करते देखो जो तुम्हारे बस में नहीं है, तो जरा रुक जाओ और ये सोचो कि वाकई में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तुम्हारे मूल्य, वैल्यूज, तुम्हारे लक्ष्य, गोल्स और तुम्हारा मकसद। बाकी सब उसे जाने दो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी के छोटे छोटे मजे लेना छोड़ दो या जिम्मेदारियों से भागो। स्टोइक्स ने कभी ये नहीं कहा कि जिंदगी नीरस होनी चाहिए। उनका कहना था कि जिंदगी को इरादे के साथ जियो। समझदारी से आराम करने और बिना दिमाग लगाए समय बर्बाद करने में फर्क है। जरूरी काम और फिजूल की मेहनत में भी फर्क है। असल बात यह है कि बेकार चीजों को हटाओ और अपनी एनर्जी और समय सिर्फ उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारी जिंदगी को सही मायने में खुशहाल और संतोषजनक बनाती हैं। तो अगली बार जब तुम खुद को छोटी मोटी बातों की तरफ खींचता हुआ महसूस करो, खुद से पूछो, क्या ये मेरे समय के लायक है? क्योंकि समय सिर्फ खर्च नहीं होता, इसे निवेश किया जाता है। अगर तुम इसे सही जगह लगाओगे तो तुम्हें कम अफसोस, ज्यादा मकसद और वो शांति मिलेगी जो सिर्फ उन्हीं चीजों को करने से आती है जो सच में मायने रखती हैं। 3. अपने इमोशंस के गुलाम मत बनो। इंसान असली समस्याओं से उतना परेशान नहीं होता जितना वो अपनी कल्पनाओं में उन समस्याओं को लेकर डरता है। एपिक्टेटस। ये एक साधारण लेकिन गहरी बात है जो इंसानी स्वभाव की सच्चाई को उजागर करती है। हमारी ज्यादातर परेशानियां बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि हमारे खुद के बनाए हुए डर और कहानियों से पैदा होती हैं। हम उससे नहीं डरते जो सच में है, बल्कि उससे डरते हैं जो शायद हो सकता है, और ऐसा करके हम खुद के लिए एक जेल बना लेते हैं, डर, शक और उम्मीदों की जंजीरों में बंधे हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब अक्सर कभी सच भी नहीं होता। स्टोइक्स इस सच्चाई को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि इमोशंस होना बिल्कुल सामान्य बात है, ये तो इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन अगर इन्हें बेकाबू छोड़ दिया जाए तो यही इमोशंस हमें दर्द और नुकसान पहुंचाने लगते हैं। गुस्सा आग की तरह भड़कता है और हमारे रिश्तों को राख में बदल देता है। डर हमें एक जगह रोक देता है और हमारे सपनों को पूरा होने से पहले ही खत्म कर देता है। फ्रस्ट्रेशन हमारे दिमाग को उलझा देता है और हमारी सोचने समझने की ताकत पर पर्दा डाल देता है। लेकिन याद रखो, ये इमोशंस खुद में बुरे नहीं होते, ये तब बुरे बनते हैं जब हम इनके गुलाम बन जाते हैं। स्टोइक्स की सलाह ये नहीं थी कि इमोशंस को नकार दो, बल्कि ये थी कि इन्हें सही से मैनेज करना सीखो। तो सवाल ये है, इमोशंस को कैसे संभालें? जिंदगी में मुश्किलें हमेशा आएंगी, दर्द, नुकसान, अनिश्चितता, ये सब हकीकत है, लेकिन कैसे रिएक्ट करना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब तुम्हारे अंदर इमोशंस का तूफान उठे तो उसे ऐसे देखो जैसे तुम खिड़की से बाहर किसी तूफान को देख रहे हो। रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये रिएक्शन मेरी मदद कर रहा है या मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? गुस्से को समझदारी और सहनशीलता में बदला जा सकता है। डर की जगह हिम्मत लाई जा सकती है।
फ्रस्ट्रेशन को धैर्य से संभाला जा सकता है। जब तुम खुद पर रुक कर सोचोगे, फिर सही कदम उठाओगे, तो तुम धीरे धीरे अपनी जिंदगी की बागडोर वापस हासिल करोगे। लेकिन ये आसान नहीं है। अपने मन पर काबू पाना एक दिन में नहीं होता। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, धैर्य चाहिए और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जरा सोचो, दूसरी तरफ क्या है? एक ऐसी जिंदगी जहां इमोशंस तुम्हें हर छोटे बड़े गुस्से, डर या चिंता के बहाव में बहा ले जाए। क्या तुम ऐसी जिंदगी चाहोगे? या फिर तुम वो इंसान बनना चाहोगे जिसमें सहन शक्ति, संतुलन और स्पष्टता हो? स्टोइज्म कोई शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन ये तुम्हें एक रास्ता दिखाता है, एक समय प्रमाणित तरीका जो मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें भीतर से शांति दिलाएगा। याद रखो, समस्या से ज्यादा तुम्हारी सोच और नजरिया तुम्हें परेशान करता है। असली समस्याएं हल मांगती हैं, काल्पनिक चिंताएं जागरूकता और अनुशासन की मांग करती हैं। एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपने डर और चिंता की जगह उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, तो हम खुद को बेवजह के दर्द से आजाद कर सकते हैं। अपनी कल्पनाओं के डर को, अपने आज के पलों को बर्बाद मत करने दो। देखो, सोचो और फिर सही तरीके से रिएक्ट करो। इसी रुकने और सोचने के बीच तुम्हारी असली ताकत है। इसी में तुम्हारी आजादी और तुम्हारी शांति छुपी हुई है। 4. दूसरों की मंजूरी ढूंढना बंद करो। जिस पल तुम बाहरी वैलिडेशन के पीछे भागते हो, उसी पल तुम अपने सच्चे व्यक्तित्व और ईमानदारी के साथ समझौता कर लेते हो। मार्कस ऑरेलियस। यह बात जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज भी उतनी ही सच है। मार्कस ऑरेलियस, जो एक स्टोइक सम्राट थे, एक सच्चाई को समझते थे। लगातार दूसरों की तारीफ या मंजूरी के पीछे भागना हमारे असली सच्चे स्वभाव को कमजोर कर देता है। आज की दुनिया में, जहां हर किसी की ओपिनियन मुफ्त में मिलती है और लोग आसानी से जज करते हैं, यह बहुत आसान हो जाता है कि हम अपनी पहचान को दूसरों की सोच पर टिका दें। लेकिन ऐसा करके हम अपनी सबसे अहम चीजें खो देते हैं, अपनी ईमानदारी, अपना आत्मसम्मान और अपनी शांति। दूसरों की मंजूरी क्यों इतनी आकर्षक लगती है? शायद ये हमारी गहराई में छिपी हुई चाहत है कि हम किसी ग्रुप का हिस्सा बने, हमें देखा जाए, हमारी अहमियत हो। हम चाहते हैं कि कोई हमें बताए कि हमारे फैसले सही हैं, कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन ऐसा करते हुए हम एक बड़ा खतरा मोल लेते हैं। जब हम दूसरों की ओपिनियन से खुद को पहचानते हैं, तो हम अपनी जिंदगी की चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। हम उनके हर मूड, उनकी हर तारीफ या आलोचना पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे एक ऐसा जहाज जो बिना लंगर के लहरों में भटकता रहता है। स्टोइक्स हमें सिखाते हैं कि असली ताकत बाहरी प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपने अंदर के विश्वास में होती है। उनका कहना था, अपने सिद्धांतों पर टिके रहो और सही काम करो, चाहे तुम्हारी तारीफ हो या आलोचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने मूल्यों के अनुसार काम करो, भले ही कोई न देख रहा हो। इसका मतलब है कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ रहो, चाहे कोई तुम्हारी सराहना करे या तुम्हारी निंदा। इसका मतलब है कि वो करो जो सही और अच्छा हो, न कि वो जो आसान हो या लोगों को पसंद आए। मार्कस ऑरेलियस खुद इसके जीते जागते उदाहरण थे। जब एंटोनाइन प्लेग ने पूरे रोम साम्राज्य को घेर लिया, तो एक सम्राट और फिलोसोफर होने के नाते उन पर भारी दबाव था। चारों तरफ डर और अनिश्चितता फैली हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के शोर को बाहरी हालात से प्रभावित नहीं होने दिया। उन्होंने तर्क और नैतिकता के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने वही किया जो उनके सिद्धांतों के हिसाब से सही था। उनका मकसद लोगों को खुश करना नहीं था, बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाना था। यही सच्ची आजादी है। तो अब खुद से पूछो, किसकी मंजूरी के पीछे तुम भाग रहे हो? इस दौड़ में तुम क्या खो रहे हो? अपना समय, अपनी शांति, अपनी असली पहचान? दूसरों की मंजूरी कभी कभी तुम्हें एक पल की राहत तो दे सकती है, लेकिन इसके बाद भी एक खालीपन रह जाता है, जिसे समय भी नहीं भर सकता। तारीफें खत्म हो जाती हैं, लोगों की ओपिनियन बदलती रहती है, और अंत में तुम खुद से ये सवाल करने लगते हो, असल में मैं कौन हूं? असल आजादी तब मिलती है जब तुम अपने किरदार और कर्मों में संतुष्ट रहते हो। दूसरों की ओर न देखकर, बल्कि अपने भीतर देखकर मंजूरी ढूंढना एक साहसी काम है। ये एक घोषणा है कि तुम्हारी कीमत किसी और की ओपिनियन पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारे मूल्य, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी ईमानदारी ही काफी है। अगली बार जब तुम खुद को दूसरों की तारीफ ढूंढते हुए पाओ, तो रुको, सोचो, खुद से ये सवाल पूछो, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं की जगह क्या मैं अपने फैसलों पर गर्व कर सकता हूं? क्योंकि दिन के अंत में दुनिया की ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है तुम्हारा अंदरूनी संतोष कि तुमने अपनी जिंदगी सच्चाई, ईमानदारी और अपने मूल्यों के अनुसार जी है। तारीफों को चुप रहने दो,
आलोचनाओं को हवा के झोंकों की तरह गुजरने दो। खुद के अंदर झांको और उस चीज को थाम लो जो कभी नहीं हिलेगी, तुम्हारा चरित्र। यही से असली आजादी शुरू होती है। 5. असफलता से मत डरो। जो चीज रास्ते में रुकावट बनती है वही रास्ता बन जाती है। मार्कस ऑरेलियस। कई बार हमें लगता है कि हमारे रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें रोक रही हैं, हमारी कोशिशों को बेकार कर रही हैं और हमें पीछे हटने पर मजबूर कर रही हैं। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का ये बेमिसाल विचार हमें चीजों को नए नजरिए से देखने को कहता है। जो रुकावट हमें रोक रही है वो ही हमारा असली रास्ता है। जीवन में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों के प्रति हमारा रवैया ही तय करता है कि नतीजा क्या होगा और हम खुद उस प्रक्रिया में कैसे इंसान बनेंगे। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाता है कि असफलता, मुश्किलें और झटके हार की निशानी नहीं है, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने के मौके हैं। असफलता से डरना असल में प्रगति से डरना है, क्योंकि असफलता ही वो जगह है जहां हम परखे जाते हैं, जहां हम सीखते हैं और जहां हम मजबूत बनते हैं। चुनौतियों से दूर भागना भले ही सुरक्षित लगे, लेकिन उस सुरक्षा के पीछे ठहराव छिपा होता है। जब हम रुकावटों का सामना करने से मना करते हैं, तब हम खुद को लचीलापन, नई समझ और बुद्धिमानी विकसित करने का मौका छीन लेते हैं। हमारी अपनी जिंदगी में ये रुकावटें शायद उतनी बड़ी न लगें, लेकिन उनका असर भी उतना ही गहरा होता है। काम पर कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाना, किसी रिश्ते का खत्म होना या फिर कोई अचानक आया झटका हमें एकदम बेबस महसूस करा सकता है। उस वक्त हम जल्दी से इन अनुभवों को एक हार का नाम दे देते हैं, मानो उनमें दर्द के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन सोचो, अगर हम इन अनुभवों को शिक्षक समझें तो क्या होगा? अगर हर असफलता के अंदर एक सबक छुपा है जो हमें बेहतर इंसान बनने की ओर ले जा सकता है। सच्चाई ये है, जब भी हमारे रास्ते में कोई मुश्किल आती है, वो हमें कार्रवाई करने पर मजबूर करती है। ये हमसे रचनात्मक सोच, धैर्य और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से सही तरीके से देखने की मांग करती है। जब हम इन रुकावटों का सामना करते हैं, हम अपने अंदर ऐसी ताकतें खोजते हैं जो हमें पहले पता भी नहीं थी। हम ढलते हैं, समाधान ढूंढते हैं और पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और समझदार बनकर निकलते हैं। रुकावटें दुश्मन नहीं हैं, वही असली रास्ता है। तो अगली बार जब तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट आए, एक पल के लिए रुककर खुद से ये सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये चुनौती मुझे कैसे बेहतर बना रही है? क्योंकि आगे बढ़ने का रास्ता किसी चुनौती को टालने में नहीं है, बल्कि उससे होकर गुजरने में है। असफलता से डरो मत, वो तुम्हें रोकने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई। 6. कभी किसी से दुश्मनी मत पालो। गुस्सा एक ऐसा एहसास है जो नशे की तरह लगता है। वो पल भर के लिए सही लगता है, मानो हमें ताकत दे रहा हो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस का यह कहना बहुत सही है। गुस्से के नतीजे उसके कारणों से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। जिस चीज ने हमें गुस्सा दिलाया वो शायद थोड़े वक्त में खत्म हो जाए, लेकिन गुस्से के कारण हम खुद को और दूसरों को जो नुकसान पहुंचाते हैं वो ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है। कभी सोचा है कि गुस्सा करने में कितनी ऊर्जा बर्बाद होती है? गुस्सा हमारे दिमाग में इतना जगह घेर लेता है कि जो सच में जरूरी चीजें हैं वो पीछे छूट जाती हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाता है कि गुस्सा हमारे सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देता है। गुस्से में हम सही तरीके से चीजों को देख ही नहीं पाते और फिर हमारा रिएक्शन भी सही नहीं होता। हमें लगता है कि हम किसी और को सजा दे रहे हैं जब हम नफरत या कड़वाहट अपने अंदर रखते हैं, लेकिन असल में हम खुद को ही कैद कर रहे होते हैं। जिसने हमें तकलीफ दी है वो तो शायद बिना किसी चिंता के आगे बढ़ चुका होगा और हम उसी कड़वाहट में फंसे रहते हैं। आखिर में कौन ज्यादा तकलीफ में है, वो या हम? सोचो, गुस्सा शायद ही कभी बीते हुए वक्त को बदल पाता है। तुम किसी की हुई गलती, धोखा या अन्याय को मिटा नहीं सकते, लेकिन तुम ये तय कर सकते हो कि तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो गुस्से को अपने दिमाग में जगह दो या फिर उसे जाने दो और आगे बढ़ो। माफ कर देना ये नहीं कहता कि तकलीफ हुई ही नहीं, बल्कि ये बताता है कि तुम उस तकलीफ को अपने अस्तित्व पर हावी नहीं होने दोगे। स्टोइक सोच कहती है कि हम दूसरों के कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया के लिए हमेशा जिम्मेदार हैं। खुद से पूछो, क्या ये गुस्सा मेरी मदद कर रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? हर वो पल जो तुम गुस्से या कड़वाहट में बिताते हो वो तुम्हारे शांति, उन्नति और लक्ष्यों से चुरा लिया गया वक्त है। माफ करने का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि ये खुद को आजाद करने का तरीका है। माफ करके कड़वाहट को छोड़कर तुम अपने दिमाग को उन चीजों पर लगाने का मौका देते हो जो सच में मायने रखती हैं।
तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने और तुम्हारा खुद का विकास। सच्ची ताकत बदला लेने में नहीं है, बल्कि धैर्य और आत्मसंयम दिखाने में है। माफ करना तुम्हारे लिए है, न कि उनके लिए। गुस्से को छोड़ दो, कड़वाहट को जाने दो, क्योंकि यही तुम्हारी शांति और आजादी का पहला कदम है। खुद के लिए आगे बढ़ो। 7. भौतिक चीजों को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो। असली संपत्ति ये नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है, बल्कि ये है कि आपको कितनी कम चीजों की जरूरत है। ये शब्द स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस के हैं और आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। आज की दुनिया में जहां ज्यादा चीजें हासिल करने को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है, रुतबा, सामान और ध्यान भटकाने वाली चीजें, वहां ये सोचना आसान है कि जितना अधिक हमारे पास होगा उतना ही बेहतर जीवन होगा। लेकिन क्या हो अगर असली खुशी इस बात में छुपी हो कि हम कम चाहें? भौतिक चीजें हमारे बाहरी जीवन का हिस्सा हैं। हम उन्हें पा सकते हैं, खो सकते हैं या कोई हमसे छीन सकता है। ये अस्थायी होती है, हमेशा भाग्य और परिस्थितियों पर निर्भर। जो घर तुम बनाते हो, जो गाड़ी तुम चलाते हो या वो नई टेक्नोलॉजी जिस पर तुम निर्भर हो, ये सब अपने स्वभाव में अस्थिर हैं। फिर भी हम उनसे ऐसे चिपके रहते हैं जैसे ये हमारे जीवन में स्थायी खुशी और शांति लाएंगी। लेकिन क्या ये सच में हमें संतुष्ट करती है, या फिर ये एक अंतहीन चक्र है और चाहने का? जब हम अपने सामान को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हैं, हम अनजाने में उन्हें अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ये डर कि कहीं हम उन्हें खो न दें, और वो लालच कि जो हमारे पास नहीं है उसे भी पालें, ये दोनों ही हमारे अंदर असंतोष को जन्म देते हैं। हम खुद से कहते रहते हैं, बस एक और प्रमोशन, एक और गाड़ी या एक और बड़ा सपना पूरा हो जाए तो जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हर बार जब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मंजिल और दूर खिसक जाती है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है। सच्ची संतुष्टि तब शुरू होती है जब हम इस बात को समझते हैं कि संपन्नता का असली मतलब क्या है। ये ज्यादा पाने की बात नहीं है, बल्कि कम चाहने की कला है। ये उस सादगी में सुंदरता ढूंढना है जो पहले से ही हमारे पास है। हमारा मन, हमारा चरित्र और हमारे रिश्ते। खुद से पूछो, क्या मैं सच में इन चीजों का मोहताज हूं? ज्यादातर बार जवाब यही होता है कि हमें बहुत कम चीजों की जरूरत है, जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। अपने जीवन पर विचार करो। क्या तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी सेवा कर रही हैं या तुम उनकी गुलामी कर रहे हो? क्या तुम ये सोच सकते हो कि अनावश्यक चीजों को छोड़कर सिर्फ जरूरी चीजों को अपनाना कैसा होगा? एपिक्टेटस हमें याद दिलाते हैं कि असली धन स्वतंत्रता है, इच्छाओं से आजादी, तुलना से आजादी और उस झूठ से आजादी कि खुशी हमारे बाहर कहीं मौजूद है। दौड़ को छोड़ दो, जो तुम्हारे पास बचता है वही काफी है। जीवन का आनंद ज्यादा चीजें इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि कम में संतुष्ट होने में है। यही सच्ची समृद्धि है। 8. जिम्मेदारी से मत भागो। कोई भी अच्छी चीज एक रात में नहीं बनती। अंगूर का गुच्छा या अंजीर एक दिन में पकता नहीं और सफलता भी नहीं। हर बड़ी चीज के पीछे समय, मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा होता है। लेकिन आज के समय में जहां लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि असली कामयाबी सिर्फ लगातार कोशिश और जिम्मेदारी उठाने से ही मिलती है। स्टोइक दार्शनिकों ने हमें ये सिखाया कि भले ही हम बाहर की परिस्थितियों पर नियंत्रण न रख पाएं, लेकिन हम अपनी हरकतों और रिएक्शन पर हमेशा कंट्रोल रख सकते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी को निभाते हो या उससे बचने की कोशिश करते हो? जिम्मेदारी से भागना आसान है। दूसरों पर दोष डालना, शिकायत करना या हालात पर रोना धोना, ये सब आसान लगता है, लेकिन ऐसा करने पर तुम अपनी ताकत किसी और के हाथों में दे देते हो। तुम अपनी जिंदगी के सिर्फ निगाहबान बन जाते हो, एक पैसिव ऑब्जर्वर जो सिर्फ इंतजार करता है कि हालात बदलेंगे बिना खुद कोई कदम उठाए। याद रखो, असली विकास तब होता है जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो, न कि उनसे बचते हो। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस का कहना है, कोई भी अच्छा काम आरामदायक नहीं होता। ये सच्चाई है कि जो चीजें वाकई मायने रखती हैं, उन्हें पाने के लिए धैर्य, मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की जरूरत होती है। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए हर दिन खुद को साबित करना पड़ता है। मुश्किल वक्त में भी ईमानदारी से काम करते रहना ही सच्ची जिम्मेदारी है। अब सोचो, क्या होगा अगर तुम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दो? अगर तुम इंतजार करना छोड़कर अभी से सही कदम उठाना शुरू कर दो, तो क्या हो सकता है? सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। सामने आने वाली मुश्किलें ही तुम्हें ये सिखाती हैं कि तुम में कितनी ताकत है। अगर तुम हर बार दूसरों का इंतजार करते रहोगे कि वे तुम्हारे लिए कुछ बदलें, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिम्मेदारी उठाओ,
कदम बढ़ाओ। तुम्हारा भविष्य उन चॉइसों पर निर्भर करता है जो तुम आज करोगे। तुम ही अपने जीवन के कर्णधार हो, तो खुद को साबित करो, हर रोज जिम्मेदारी निभाओ और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है। याद रखो, जो लोग जिम्मेदारी से नहीं भागते वही लोग महानता की ओर बढ़ते हैं। 9, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। जब किसी की गलती से तुम्हें गुस्सा आए तो खुद पर नजर डालो और अपनी कमियों को समझो, फिर तुम्हारा गुस्सा खुद ही खत्म हो जाएगा। मार्कस ऑरेलियस। तुलना एक जाल है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी काबिलियत दूसरों की जिंदगी और उनकी सफलताओं से कम है। इससे सिर्फ ईर्ष्या, निराशा और असंतोष बढ़ता है। लेकिन सच तो ये है कि ये आदत इंसानी फितरत जितनी पुरानी है। किसी और की सफलता को देखकर अक्सर ये ख्याल आता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, या फिर उनकी जिंदगी मुझसे आसान क्यों लगती है। लेकिन ये सोच ही तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। स्टोइक फिलॉसफी का एक सीधा सा समाधान है, खुद की प्रगति पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगी पर नहीं। मार्कस ऑरेलियस, जो एक महान शासक और स्टोइक विचारक थे, हमेशा तनाव और आलोचना से घिरे रहते थे। उन्हें लोगों ने हमेशा दूसरों के साथ तुलना करके देखा। उनके पहले के राजा, उनके समय के दूसरे नेता और यहाँ तक कि साधारण लोग जिनके जीवन में उनकी तरह जिम्मेदारियां नहीं थीं। लेकिन मार्कस ने इन तुलनाओं को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने खुद पर ध्यान दिया, अपने काम, अपने विचार और अपनी प्रतिक्रिया पर। भयंकर राजनीतिक टर्मोइल और बीमारियों के बीच उन्होंने सीखा कि उनका मुकाबला सिर्फ खुद से है। अब खुद से पूछो, क्या कभी किसी और की सफलता ने तुम्हें खुद को कमतर महसूस कराया है? क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों के सफर से की है? ये बड़ा आसान है कि हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर ये मान लें कि उनकी राह आसान थी या उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा खुशहाल है। लेकिन ये सिर्फ एक माया जाल है। सच ये है कि उनका सफर तुम्हारा नहीं है। उनकी चुनौतियां, मौके और संघर्ष उनके हैं, जैसे तुम्हारे संघर्ष और सफलताएं सिर्फ तुम्हारी हैं। असल तरक्की तब होती है जब तुम खुद से मुकाबला करते हो, हर दिन खुद को बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की सफलता को नकारो या प्रेरणा न लो, बल्कि इसका मतलब है कि दूसरों की सीख को अपने जीवन में सही तरीके से लागू करो। तुम्हें किसी और की कॉपी बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सफर, तुम्हारी रफ्तार और तुम्हारे लक्ष्य सिर्फ तुम्हारे हैं। याद रखो, तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ तुम खुद से है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान मत हो। उनके सफर का हिस्सा तुम्हें नजर आता है, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष का असली चेहरा छुपा रहता है। तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम खुद पर ध्यान देते हो और अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करते हो। हर वो कदम जो तुम खुद को सुधारने के लिए उठाते हो, वो एक जीत है। हर दिन तुम खुद से पूछो, क्या मैं आज बीते हुए कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर हूँ? यही सवाल तुम्हें सही रास्ते पर रखेगा। तुम्हारा सफर तुम्हारा है और उसकी खूबसूरती इसी में है कि वो सिर्फ तुम्हारे हिसाब से चलता है। जब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़कर अपने अंदर झांकोगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे असली प्रतिद्वंदी सिर्फ कल वाले तुम हैं, और ये वो रेस है जो तुम हमेशा जीत सकते हो। 10, बिना मकसद के मत बोलो, पैर फिसलना बेहतर है बनिस्बत जुबान फिसलने के। जेनो ऑफ सिटियम शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। ये जख्म भर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं और हमें एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये घाव भी दे सकते हैं, दूरियां पैदा कर सकते हैं और ऐसा नुकसान कर सकते हैं जिसे कभी पूरी तरह से सही नहीं किया जा सकता। स्टोइक फिलॉसफी के जनक जेनो ऑफ सिटियम ने इस गहराई को बहुत अच्छे से समझा था। उनका ये कहना कि जुबान की फिसलन पैर की फिसलन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में या भावनाओं के उफान में तुमने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें बाद में पछतावा देता है? शब्दों का असर तुरंत नहीं खत्म होता। एक बार जब जुबान से निकल जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। उन शब्दों का असर कभी कभी सालों तक रहता है, रिश्तों में कड़वाहट, गलत फहमियां और दूरियां पैदा करता है। यही वजह है कि स्टोइक फिलॉसफी हमें यह सिखाता है कि बोलने से पहले सोचना जरूरी है। खुद से 3 सवाल पूछो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या ये जरूरी है? 3, क्या ये विनम्र है? जब तुम कुछ बोलने वाले हो तो 1 सेकंड रुककर सोचो, क्या ये बात किसी की मदद करेगी या सिर्फ माहौल बिगाड़ेगी? क्या तुम्हारे शब्द तुम्हारी बुद्धिमानी को दिखाते हैं या तुम्हारी भावनाएं और ईगो बोल रही हैं? विचारपूर्ण बोलना एक ऐसी आदत है जो तुम्हें दूसरों की नजरों में भी ऊंचा उठाता है और खुद की नजरों में भी। ये केवल सही बात कहने की बात नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी कही हुई बात तुम्हारे मूल्यों और जिम्मेदारियों से मेल खाती हो।
मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण देखो। वो एक ऐसा राजा था जिसने रोमन साम्राज्य को बहुत कठिन दौर में संभाला। उसके सामने युद्ध, महामारी और बगावत जैसी चुनौतियां थीं, लेकिन फिर भी मार्कस ने कभी अपने शब्दों का दुरुपयोग नहीं किया। उसने हमेशा सोचा कि उसकी कही हुई बात शांति, स्पष्टता और भरोसा लाए। यही वजह थी कि कठिन हालात में भी वो लोगों का सम्मान जीत पाया। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपनी भावनाओं के वश में आकर बोलते हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक शब्द की वजह से कोई रिश्ता बिगड़ गया या किसी का दिल टूट गया? कई बार हम आवेश में आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हम वास्तव में कहना नहीं चाहते। लेकिन ये मत भूलो कि शब्दों का असर कभी मिटता नहीं। स्टोइक विचार हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को दबाना गलत है, लेकिन उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना बुद्धिमानी है। अगर तुम सोच समझकर बोलोगे तो न सिर्फ गलत फहमियों से बचोगे, बल्कि अपने रिश्तों में भी गहराई और मजबूती ला पाओगे। बिना मकसद के बोले गए शब्द नुकसान करते हैं, लेकिन सोच समझकर बोले गए शब्द दुनिया में अच्छा बदलाव ला सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बिना सोचे समझे बोलता है। तुम खुद को अलग बनाओ। तुम्हारे शब्दों में सच्चाई, विनम्रता और स्पष्टता हो। बोलने से पहले सोचो और देखना तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे और तुम खुद को भी ज्यादा सम्मान देने लगोगे। सोचो फिर बोलो, ताकि तुम्हारे शब्द तुम्हारी ताकत बने, कमजोरी नहीं। 11, जिंदगी को जीने में देरी मत करो। तुम अभी इस जिंदगी को छोड़ सकते हो। ये बात तय करे कि तुम क्या करोगे, क्या कहोगे और क्या सोचोगे। मार्कस ऑरेलियस। जिंदगी बहुत छोटी है, एक पल में सब कुछ खत्म हो सकता है। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनगिनत वक्त पड़ा है। हम कितनी ही बार वो काम टालते रहते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखते हैं। खुद से कहते रहते हैं कल कर लूंगा या अभी सही समय नहीं आया, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी आता नहीं। स्टोइक फिलॉसफी हमें जिंदगी की इस हकीकत से रूबरू कराता है कि समय का कोई भरोसा नहीं है। मार्कस ऑरेलियस, जो खुद एक महान राजा और स्टोइक विचारक थे, हर दिन इस सच का सामना करते थे कि वो उनका आखिरी दिन हो सकता है, और इसी सोच ने उन्हें हर पल को पूरी तरह से जीने की ताकत दी। सोचो, अगर ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपना समय छोटी छोटी बातों या फालतू के डिस्ट्रैक्शन में बिताओगे? क्या तुम उन लोगों को कॉल नहीं करोगे जिन्हें तुम प्यार करते हो? क्या तुम वो काम फिर भी टालते रहोगे जो तुम्हारे सपनों को सच कर सकते हैं? स्टोइक विचारधारा हमें सिखाती है कि हम समय को हल्के में लेना बंद करें। कल का कोई भरोसा नहीं है। जब हम चीजों को टालते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि हमें हमेशा दूसरा मौका मिलेगा, अपनी गलतियां सुधारने का, अपने सपनों को पूरा करने का या अपने रिश्ते संभालने का। लेकिन क्या हो अगर कल कभी आए ही ना? जिंदगी सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं है। जिंदगी का मतलब है आज को पूरी तरह जीना, असली काम करना और वो कदम उठाना जो सच में तुम्हारे मूल्यों को दर्शाते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। हर एक मिनट जो तुम बर्बाद करते हो वो तुम्हारे हाथ से हमेशा के लिए चला जाता है। जिंदगी सिर्फ आज में है और इसी पल में है। तो खुद से पूछो, अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है तो तुम क्या करना चाहोगे? क्या तुम उन कामों की शुरुआत नहीं करोगे जो तुम्हारे दिल को सुकून देते हैं? क्या तुम उन लोगों को माफ नहीं करोगे जिनसे रिश्ते खराब हो गए हैं? क्या तुम अपने सपनों की ओर एक कदम नहीं बढ़ाओगे? जिंदगी का सही मतलब ये है, हर पल को पूरा जियो, हर फैसले को महत्वपूर्ण बनाओ और अपने वक्त को सही चीजों में लगाओ। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। याद रखो, जिंदगी कल का इंतजार करने वालों के लिए नहीं है, जिंदगी आज को जीतने वालों के लिए है। तो उठो, आगे बढ़ो और आज को अपना सबसे बेहतरीन दिन बनाओ। हर पल की कीमत समझो और उसे जियो। इस वीडियो को अंत तक देखें। हम आपको मार्कस ऑरेलियस की दैनिक आदतों के बारे में बताएंगे और ये भी कि आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं ताकि आपके दिन बेहतर और ज्यादा अर्थपूर्ण बन सकें। सुबह की सोच विचार, एक नई शुरुआत की तैयारी। आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं? ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का मतलब होता है अलार्म बंद करना, फोन पर नोटिफिकेशन स्क्रॉल करना और जल्दबाजी में बाहर निकल जाना। लेकिन मार्कस ऑरेलियस, जो इतिहास के महान स्टोइक फिलोसोफर और कठिन समय में रोमन सम्राट थे, के लिए सुबह का समय खास था। यह उनके लिए आत्मचिंतन, तैयारी और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने का मौका था। स्टोइक सुबह का ध्यान क्या है? ये दुनिया से भागने का तरीका नहीं है, बल्कि इसे साफ सोच और स्पष्ट इरादों के साथ अपनाने का एक जरिया है। मार्कस के लिए यह प्रैक्टिस उनके दिन की चुनौतियों से निपटने के लिए मानसिक ढाल का काम करती थी। सम्राट होने के नाते उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। उन्हें राजनीतिक अस्थिरता, सैन्य अभियानों और एंटोनाइन प्लेग जैसी महामारियों का सामना करना पड़ा।
लेकिन उनकी सुबह चिंता और डर में नहीं बीतती थी। इसके बजाय वह अपने मन को अपने सिद्धांतों से जोड़ने में लगाते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा है, जब आप सुबह उठें तो सोचें कि जीना कितना बड़ा सौभाग्य है। सांस लेना, सोचना, आनंद लेना और प्यार करना। लगभग 2000 साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी उतने ही प्रेरणादायक हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम दिन की शुरुआत तनाव के बजाय आभार से करें। सोचिए, आखिरी बार आपने दिन का स्वागत कृतज्ञता से कब किया था? कृतज्ञता का जादू, कृतज्ञता जीवन की कठिनाइयों को मिटाती नहीं है, लेकिन यह हमें उनका सामना करने का तरीका बदलना सिखाती है। एक और दिन के उपहार को पहचान कर हम कमी की जगह संपन्नता के साथ शुरुआत करते हैं। मार्कस के लिए यह सिर्फ एक भाव नहीं था, यह उनके फिलॉसफी का मूल आधार था। वह जानते थे कि आभार हमें वर्तमान क्षण में बांधता है और जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों का सामना डिग्निटी और शक्ति के साथ करने में मदद करता है। तैयारी का महत्व स्टोइक सुबह के ध्यान में केवल आभार ही नहीं बल्कि तैयारी भी शामिल है। मार्कस ने कभी सच्चाई को मीठा बनाकर पेश नहीं किया। उन्हें पता था कि दिन बाधाओं, निराशाओं और असभ्य लोगों से भरा होगा। इस सच से बचने के बजाय वह इसे अपने सुबह के चिंतन में स्वीकार करते थे। वह खुद को याद दिलाते थे, आज मैं ऐसे लोगों से मिलूंगा जो दखलंदाज, कृतघ्न, घमंडी, बेईमान, ईर्ष्यालु और रूखे होंगे। यह सुनने में नकारात्मक लग सकता है, लेकिन असल में यह मुक्तिदायक था। जब चुनौतियों की उम्मीद होती है तो हम धैर्य और सद्गुण के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आजमाइए स्टोइक सुबह का ध्यान। सोचिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत इसी सोच के साथ करें तो बाधाओं या नकारात्मकता से चौंकने के बजाय आप शांत और दृढ़ संकल्प के साथ तैयार रहते हैं। मार्कस ने बाहरी घटनाओं को अपने मन की शांति को तय करने नहीं दिया। उन्होंने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें वह नियंत्रित कर सकते थे, उनके विचार, उनके कर्म और उनका दृष्टिकोण। यही है स्टोइक सहन शक्ति का सार। आज की जिंदगी में हम शायद साम्राज्य नहीं संभाल रहे, लेकिन हमारी अपनी चुनौतियां हैं। ईमेल, डेडलाइंस, ट्रैफिक और रिश्तों में संघर्ष। कितनी बार हम इन बाहरी चीजों को अपने मूड पर हावी होने देते हैं? स्टोइक सुबह का ध्यान हमें एक विकल्प देता है। दिन की शुरुआत में इरादे तय करके हम अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। हम तय करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हम ईमानदारी, साहस और करुणा के साथ काम करेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस को अपनाना चाहते हैं तो छोटे से शुरुआत करें। सुबह सबसे पहले फोन उठाने से पहले एक पल रुकें और सोचें, मैं आज के लिए किस बात का आभारी हूं? आज कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और मैं उन्हें डिग्निटी और धैर्य के साथ कैसे संभाल सकता हूं? यह छोटी सी आदत आपकी सुबहों को अस्त व्यस्त से उद्देश्यपूर्ण बना सकती है। मार्कस ऑरेलियस की सुबह की दिनचर्या जटिल या समय लेने वाली नहीं थी। यह उनके और उनके आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक शांत क्षण था, और फिर भी इस छोटे से कदम का उनके नेतृत्व, सहन शक्ति और प्रेरणा देने की क्षमता पर गहरा असर पड़ा। अगली बार जब आप सुबह उठें तो उनके शब्द याद रखें। सोचो कि जीवित होना कितना बड़ा सौभाग्य है। इन्हें अपनी सुबह की दिशा में मार्गदर्शक बनने दें। आभार से भरी, चुनौतियों के लिए तैयार और उन चीजों पर केंद्रित जो सच में मायने रखती हैं। सार्थक योजना। मार्कस ऑरेलियस ने नेतृत्व के दबाव को बहुत करीब से महसूस किया था। उनके दिन ऐसे फैसलों से भरे होते थे जो एक साम्राज्य का भविष्य तय कर सकते थे। फिर भी इस आपाधापी के बीच उन्होंने एक साधारण आदत के जरिए स्पष्टता पाई। हर सुबह अपने इरादों को तय करना। अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में मार्कस अक्सर यह सोचते थे कि वे किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं और किन सिद्धांतों का पालन करना चाहते हैं। वे खुद से केवल यह नहीं पूछते थे कि उन्हें क्या करना है, बल्कि यह भी कि क्यों करना है। यह प्राचीन अभ्यास हमारी तेज रफ्तार आधुनिक जिंदगी में भी गहरी प्रासंगिकता रखता है। सोचिए, कितनी बार हम दिन की शुरुआत बिना किसी स्पष्ट दिशा के कर देते हैं। हम अपनी टू डू लिस्ट पर नजर डालते हैं, उसके भारीपन से परेशान हो जाते हैं और कामों में कूद पड़ते हैं, बिना यह सोचे कि उनका असली महत्व क्या है। व्यस्त होना और उत्पादक होना एक जैसे नहीं है। मार्कस हमें याद दिलाते हैं कि हर काम का महत्व समान नहीं होता। क्या हम उन चीजों को प्राथमिकता दे रहे हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं, या हम छोटी छोटी बातों में फंसे हुए हैं? सार्थक योजना वहीं से शुरू होती है जहां आप यह तय करें कि आपके लिए असल मायने क्या हैं। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस दूसरों के लिए नहीं लिखी थीं। ये उनके लिए व्यक्तिगत यादें थीं कि वे सद्गुण और एकरूपता के साथ जिएं। इसी तरह हमें भी अपने कामों को नियमित रूप से अपनी मूल्यों की कसौटी पर परखना चाहिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप किस तरह का जीवन बनाना चाहते हैं?
जब आप इन सवालों का ईमानदारी से जवाब देंगे तो आपकी प्राथमिकताएं अपने आप स्पष्ट हो जाएंगी। एक आम उदाहरण पर गौर करें। आपका इनबॉक्स भरा हुआ है, आपका कैलेंडर ठसाठ है और आपका फोन लगातार बज रहा है। सबसे आसान कामों से शुरुआत करना लुभावना लग सकता है। उन कामों को जल्दी खत्म कर लेने से आपको थोड़ी देर के लिए संतोष मिल सकता है, लेकिन यह तरीका अक्सर गहरे और ज्यादा मायने रखने वाले कामों को अधूरा छोड़ देता है। मार्कस शायद आपसे पूछते, क्या यह काम मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं, या यह सिर्फ एक भटकाव है? अपने कार्यों को अपने मूल्यों से जोड़ने का मतलब है गहराई को चौड़ाई पर और गुणवत्ता को मात्रा पर तरजीह देना। इसका यह मतलब नहीं कि आप रोजमर्रा के या छोटे कामों को अनदेखा करें। मार्कस ऑरेलियस ने भी यह स्वीकार किया कि दैनिक जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें एक बड़े मकसद के साथ कैसे जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, ईमेल का जवाब देना एक साधारण काम लग सकता है, लेकिन अगर इसे ध्यान और उद्देश्य के साथ किया जाए, जैसे रिश्तों को मजबूत करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, तो यह भी अर्थपूर्ण हो सकता है। सार्थक योजना बनाने के लिए हर दिन की शुरुआत चिंतन से करें। अपने फोन की ओर देखने या दूसरों की मांगों में उलझने से पहले एक पल रुकें और अपने इरादों को परिभाषित करें। इन्हें लिख लें अगर जरूरी लगे। आज वे 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं जिन्हें आप अपने मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं? यह सिर्फ काम नहीं है, ये उस जीवन के प्रति आपकी प्रतिबद्धताएं हैं जिसे आप जीना चाहते हैं। सार्थक योजना की खूबसूरती इसकी सरलता में है। आपको जटिल प्रणालियों या अंतहीन उत्पादकता हैक्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर रुकने और सोचने की इच्छा चाहिए। जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने दिखाया, एक सम्राट का दिन भी शांत चिंतन के साथ शुरू हो सकता है। तो आप कल किस चीज को प्राथमिकता देंगे, और उससे भी महत्वपूर्ण क्यों? इस पर सोचिए और समझदारी से चुनिए, क्योंकि इन्हीं रोजमर्रा के फैसलों में हम एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक जीवन बनाते हैं। सरलता को अपनाना। मार्कस ऑरेलियस एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो भव्यता और विलासिता से घिरी हुई थी। एक सम्राट के रूप में उनके पास असीमित सुख सुविधाओं और भोग विलास का अवसर था। फिर भी अपनी लेखनी में उन्होंने बार बार सरलता के महत्व को रेखांकित किया। मार्कस मानते थे कि सच्चा सुख और संतोष भौतिक चीजों के ढेर से नहीं, बल्कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। सद्गुणों से जीना, प्रकृति के अनुरूप रहना और हर पल में पूरी तरह से मौजूद होना। आज की दुनिया हमें हमेशा और ज्यादा चाहने के लिए प्रेरित करती है। ज्यादा संपत्ति, ज्यादा पहचान, ज्यादा उपलब्धियां। लेकिन कितनी बार हम रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? सरलता का मतलब खुद को वंचित करना नहीं है, इसका मतलब स्पष्टता पाना है। यह जीवन की गैर जरूरी परतों को हटाकर सबसे महत्वपूर्ण चीजों को सामने लाने के बारे में है। सोचिए कि मार्कस ऑरेलियस ने अपने जीवन को कैसे अपनाया। अपने रुतबे के बावजूद उन्होंने सादगी का जीवन चुना, चाहे वह भौतिक चीजों में हो या उनकी सोच में। वे समझते थे कि बाहरी संपत्ति कभी भी आंतरिक शांति का विकल्प नहीं बन सकती। मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा कि जो चीजें हमें फायदा नहीं पहुंचाती उन्हें छोड़ देना चाहिए, चाहे वह भौतिक सामान हो, बेकार की आदतें हो या हानिकारक इच्छाएं। उनकी बातें आज भी हमें चुनौती देती हैं। हम किन चीजों को पकड़े हुए हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं। आज के समय में जब विकल्पों की भरमार है, सरलता पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। हम लगातार फैसलों से घिरे रहते हैं, क्या खरीदें, कहां जाएं, समय कैसे बिताएं। यह विकल्पों की यह भरमार अक्सर हमें उलझा देती है, या इससे भी बुरा, हमें हमारी असली प्राथमिकताओं से भटका देती है। हम ज्यादा पैसा, ज्यादा गैजेट, ज्यादा फॉलोअर्स के पीछे भागते हैं, यह सोचकर कि ये हमें खुशी के करीब ले जाएंगे। लेकिन अक्सर ये चीजें सिर्फ तनाव और असंतोष बढ़ाती हैं। क्या हो अगर हम सरलता को गले लगाएं? जब आप ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाते हैं, तो आप उनके लिए जगह बनाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। सोचिए, जिंदगी कितनी हल्की महसूस होती है जब आप अनावश्यक चीजों के बोझ से मुक्त होते हैं। आपको खुशी पाने के लिए नए गैजेट या भरा हुआ शेड्यूल नहीं चाहिए, बल्कि अपने रिश्तों, अपने काम और अपने साथ बिताए समय की गुणवत्ता पर ध्यान दें। सरलता सिर्फ भौतिक चीजों के बारे में नहीं है, यह एक मानसिकता है। अपने विचारों को सरल बनाना, पिछले पछतावों पर न टिकना या भविष्य की चिंताओं पर ध्यान न देना, स्पष्टता और फोकस के लिए मानसिक जगह बनाता है। जब मार्कस ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की बात की, तो वह सिर्फ बाहरी प्रकृति की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि जीवन की प्राकृतिक लय की बात कर रहे थे। उनका मानना था कि सरलता के साथ जीने से हम अपने उद्देश्य के साथ तालमेल में आ जाते हैं। सोचिए, जब आपने अपने घर को साफ किया या अपना शेड्यूल हल्का किया,
कैसा लगा था? क्या वह एहसास आजादी जैसा नहीं था? यही है सरलता की ताकत। यह आपकी दृष्टि को तेज करती है, जिससे आप देख पाते हैं कि असल में क्या महत्वपूर्ण है। आपके पास अपने प्रियजनों, अपने मूल्यवान काम और उन अनुभवों के लिए अधिक समय होता है जो आपकी आत्मा को समृद्ध करते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि सरलता कुछ खास लोगों के लिए कोई विलासिता नहीं है। यह एक ऐसा चुनाव है जिसे हम सभी कर सकते हैं। आज अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आप क्या छोड़ सकते हैं? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने से रोक रही हैं? सरलता को अपनाना कम चीजों के साथ जीने का नाम नहीं है। यह उन चीजों के लिए जगह बनाने का नाम है जो सच में मायने रखती हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। आज एक चीज छोड़ दें, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु हो, नकारात्मक विचार हो या कोई गैर जरूरी जिम्मेदारी। हर कदम के साथ आप एक केंद्रित, संतोषजनक और सच्ची आजादी से भरी जिंदगी के करीब पहुंचेंगे। मुश्किलों का सामना धैर्य और मजबूती से करें। जिंदगी चुनौतियों से भरी हुई है। मार्कस ऑरेलियस यह बात शायद हम में से ज्यादातर लोगों से बेहतर समझते थे। एक साम्राज्य का नेतृत्व करना मतलब युद्ध, राजनीतिक टर्मोइल और व्यक्तिगत दुखों का सामना करना, ऐसे स्तर पर जिसे हम शायद ही कल्पना कर सकें। फिर भी मुश्किलों से डरने या उनसे नफरत करने के बजाय मार्कस ने एक ऐसा नजरिया अपनाया जिसने बाधाओं को अवसरों में बदल दिया। उन्होंने अपने मन को कठिनाइयों के लिए तैयार करना सिखाया और मुसीबतों को किसी श्राप के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षक के रूप में देखा। अपनी मेडिटेशंस में मार्कस ने अक्सर खुद को याद दिलाया कि जीवन परीक्षा लेकर आएगा। उन्होंने लिखा, तुम्हें एहसान फरामोश लोग मिलेंगे, तुम्हें दर्द, नुकसान और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसे स्वीकार करो, लेकिन याद रखो, अगर तुम सद्गुण से जियो तो इनमें से कुछ भी तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह निराशावाद नहीं था, इट वॉज प्रेपरेशन। मार्कस समझते थे कि जीवन की चुनौतियों को अवश्यम भावी मानकर ही वे उन्हें शांत और स्थिर धैर्य के साथ झेल सकते हैं। यही सोच स्टोइक फिलॉसफी का केंद्र बिंदु है। स्टोइक्स ने जीवन की कठिन सच्चाइयों से इनकार नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उन्हें अपनाया, यह मानते हुए कि मुश्किलें हमें और मजबूत बनने का मौका देती हैं। स्टोइक्स का एक शक्तिशाली विचार है अमोर फाटी, यानी भाग्य से प्रेम करना। यह सिर्फ स्वीकार करना नहीं है, यह हर चीज को अपनाने का नजरिया है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, यह मानते हुए कि यह जरूरी और अर्थपूर्ण है। जरा सोचिए, कितनी बार हम चुनौतियों का विरोध करते हैं, यह सोचते हुए कि चीजें आसान या अलग क्यों नहीं हो सकती। हम किसी मुश्किल बॉस, अचानक आए झटके या व्यक्तिगत नुकसान की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर हम विरोध करने के बजाय इन पलों को मजबूती बनाने के मौके के रूप में अपनाएं, तो अगर हम सीख पाएं कि कह सकें, यह मेरे खिलाफ नहीं, मेरे लिए हो रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपनाया। जब वे किसी बाधा का सामना करते तो इसे अपने चरित्र की परीक्षा के रूप में देखते। अगर कोई उनके साथ असभ्यता से पेश आता तो वे इसे धैर्य का अभ्यास करने का मौका मानते। अगर घटनाएं योजना के अनुसार नहीं हुई तो यह उनके लिए लचीलेपन का अभ्यास करने का अवसर था। हर चुनौती उनके लिए उस व्यक्ति की ओर एक कदम थी जो वे बनना चाहते थे। अमोर फाटी की खूबसूरती इसकी परिवर्तनकारी शक्ति में है। जब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और इसे गले लगाते हैं तो आप खुद को अनावश्यक दुख से मुक्त कर लेते हैं। एक पंक्चर हुआ टायर सिर्फ एक असुविधा नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस पेशेंस। एक खोई हुई नौकरी अंत नहीं है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। लेकिन यह नजरिया स्वाभाविक रूप से नहीं आता, इसके लिए अभ्यास चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने अपने मन को रोज तैयार किया, अपने मूल्यों पर चिंतन किया और संभावित चुनौतियों की कल्पना की। आधुनिक मनोवैज्ञानिक इसे नकारात्मक कल्पना कहते हैं। अड़चनों की पहले से कल्पना करना ताकि आप मानसिक रूप से उनके लिए तैयार हों। जब कठिनाइयां आएंगी तो वे आपको चौंकाएंगी नहीं। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगली बार जब आपको कोई छोटी सी परेशानी हो तो रुकें। नाराजगी से प्रतिक्रिया करने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह मुझे मजबूत कैसे बना सकता है? समय के साथ यह सोचने का तरीका आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने का तरीका बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी आसान नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह हमेशा अर्थपूर्ण हो सकती है। हर बाधा एक मौका है आगे बढ़ने का। हर चुनौती आपको मजबूती और धैर्य का अभ्यास करने का निमंत्रण देती है। सवाल यह है, क्या आप इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? दिन भर सद्गुणों का अभ्यास करें, अपने कामों को सद्गुणों से प्रेरित करें
मार्कस ऑरेलियस ने अपनी मेडिटेशंस में बार बार स्टोइक फिलॉसफी के 4 मुख्य सद्गुणों बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संयम पर चिंतन किया। ये उनके लिए केवल आदर्श नहीं थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उनका मार्गदर्शन करने वाले औजार थे। ये सद्गुण उनके फैसलों, दूसरों के साथ व्यवहार और चुनौतियों का सामना करने के तरीके को आकार देते थे। उनका उदाहरण हमें यह पूछने के लिए प्रेरित करता है, हम अपनी जिंदगी में इन सद्गुणों का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? बुद्धिमत्ता, सही निर्णय लेने का गुण। बुद्धिमत्ता का मतलब है चीजों को स्पष्टता से देखना और उसके अनुसार कार्य करना। यह समझने के बारे में है कि आपके नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, जो कि स्टोइक फिलॉसफी का मुख्य विचार है। मार्कस ऑरेलियस ने खुद को बार बार याद दिलाया कि उन्हें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें वे बदल सकते हैं और बाकी को छोड़ देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपको निराश करता है तो बुद्धिमत्ता आपसे पूछती है, क्या आप उनके कामों को नियंत्रित कर सकते हैं या केवल अपनी प्रतिक्रिया को? जो सच में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करके बुद्धिमत्ता हमें जमीन से जुड़े रहने में मदद करती है और अनिश्चितता के बीच बेहतर फैसले लेने की ताकत देती है। अभ्यास में बुद्धिमत्ता का मतलब हो सकता है तनावपूर्ण स्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। यह सवाल पूछने का समय निकालना है, इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता है? सोचिए, हमारा दिन कितना सहज हो सकता है अगर हम आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को थॉटफुल जवाबों से बदल दें। साहस, मजबूत बने रहने का गुण। साहस सिर्फ खतरों का सामना करने की हिम्मत नहीं है, यह मुश्किल या असुविधाजनक परिस्थितियों में भी डटे रहना है। मार्कस ऑरेलियस ने युद्धों, महामारियों और राजनीतिक संकटों के दौरान साहस दिखाया। उन्होंने कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सीधा सामना किया। वे समझते थे कि कठिनाई जीवन का एक अवश्यंभावी हिस्सा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साहस का मतलब हो सकता है सही बात के लिए खड़ा होना, भले ही वह लोकप्रिय न हो। यह असफलता के डर के बावजूद अपने लक्ष्य का पीछा करना हो सकता है। हर छोटा साहसी कदम हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक सक्षम बनाता है। न्याय, सबके साथ निष्पक्षता का गुण। न्याय का मतलब है दूसरों के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करना। मार्कस ऑरेलियस ने अक्सर रोम के लोगों की सेवा करने की अपनी जिम्मेदारी पर विचार किया। उनका मानना था कि सच्चा नेतृत्व न्याय में निहित है, ऐसे फैसले लेना जो व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा समाज के भले के लिए हों। हम न्याय का अभ्यास तब करते हैं जब हम अपने रिश्तों, काम और समुदाय में ईमानदारी से काम करते हैं। यह एक दोस्त को बिना निर्णय दिए सुनना हो सकता है, गलत व्यवहार के खिलाफ खड़ा होना या बस अपने काम में ईमानदारी बरतना। न्याय हमें यह याद दिलाता है कि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं और हमारे काम दूर तक प्रभाव डालते हैं। संयम, संतुलन और आत्मनियंत्रण का गुण। संयम का मतलब है अतिवाद से बचना और संतुलन बनाए रखना। मार्कस ऑरेलियस अपनी असीम शक्ति के बावजूद भोग विलास से दूर रहते थे। वे जानते थे कि अनियंत्रित इच्छाएं निर्णय को धुंधला कर सकती हैं और संकल्प को कमजोर कर सकती हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संयम का मतलब हो सकता है तकनीक के साथ सीमाएं बनाना, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से मना करना या माइंडफुल ईटिंग का अभ्यास करना। यह छोटे छोटे निरंतर चुनाव हैं जो हमें केंद्रित और स्थिर रखते हैं। सद्गुणों को रोजमर्रा की जिंदगी में जीना। मार्कस ऑरेलियस केवल इन सद्गुणों पर विचार ही नहीं करते थे, उन्होंने हर छोटे बड़े काम में उनका अभ्यास किया। मुश्किल लोगों से निपटते समय उन्होंने धैर्य और बुद्धिमत्ता का अभ्यास किया। फैसले लेते समय उन्होंने निष्पक्षता और न्याय की तलाश की। उनका जीवन इन सिद्धांतों का एक दैनिक अभ्यास था। हम भी इन्हें अपनी जिंदगी में ला सकते हैं। हर दिन हमें बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संयम का अभ्यास करने के अवसर मिलते हैं। जब आप अपने कामों पर विचार करने के लिए रुकते हैं तो आप खुद को इन शाश्वत मूल्यों के साथ जोड़ते हैं। सवाल यह है, आज आप अपने जीवन में इन सद्गुणों को कैसे मार्गदर्शन करने देंगे? दोपहर की झलक, दिन के बीच का समय अक्सर एक मोड़ की तरह लगता है। सुबह की एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है, ध्यान भटकने लगते हैं और अधूरे कामों का बोझ और भारी महसूस होने लगता है। यही वो समय है जब एक मिड डे चेक इन, दोपहर का आत्मचिंतन हमारे लिए चमत्कार कर सकता है। स्टोइक सम्राट मार्कस ऑरेलियस इस बात को अच्छे से समझते थे। अपनी किताब मेडिटेशंस में उन्होंने बार बार रुकने, खुद को टटोलने और सही दिशा में वापस लौटने की जरूरत पर जोर दिया है। हम अक्सर अपने दिन के कामों की भागदौड़ में बह जाते हैं, है ना? मीटिंग्स समय से ज्यादा खींच जाती हैं, ईमेल्स का ढेर बढ़ता जाता है और अचानक हम ऑटोमेटिक मोड में काम करने लगते हैं।
सोच समझकर कदम उठाने के बजाय बस रिएक्ट करते हैं। मार्कस ऑरेलियस हमें इस स्थिति से बचने की सलाह देते। उनका मानना था कि स्थिर और शांत रहना एक सचेत प्रयास मांगता है। यह रुकने, सोचने और खुद को सही दिशा में दोबारा मोड़ने की इच्छा का काम है। सोचिए, मार्कस अपने कमरे में बैठकर सुबह के फैसलों और चर्चाओं के बाद अपनी डायरी खोलते होंगे। वे खुद से सवाल करते होंगे, क्या मैं अभी भी अपने मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ हूँ? क्या मैंने अपने लक्ष्य से भटकने दिया है? यह प्रक्रिया आत्म आलोचना के लिए नहीं थी, यह आत्म जागरूकता के लिए थी। वो जानते थे कि दोपहर में लिया गया एक छोटा सा विराम उनके दिन को उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। आज के समय में हमारा ध्यान खींचने वाले साधन कभी खत्म नहीं होते। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और जरूरी लेकिन महत्वपूर्ण नहीं काम हमारे ध्यान के लिए लड़ते रहते हैं। अगर हम नियमित रूप से रुककर सोचें नहीं, तो अपनी प्राथमिकताओं को खो देना आसान हो जाता है। एक मिड डे चेक इन एक कंपास की तरह है। यह हमें हमारी चुनी हुई राह पर वापस ले आता है। आप इसे कैसे आजमा सकते हैं? लंच ब्रेक के दौरान या किसी शांत समय में सिर्फ 5 मिनट निकालें। अपना फोन एक तरफ रख दें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। खुद से पूछें, अब तक मैंने क्या हासिल किया है? क्या मैं अपनी एनर्जी सही चीजों पर खर्च कर रहा हूं? दिन के बाकी समय के लिए मुझे क्या बदलाव करने चाहिए? मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, आपके दिमाग पर आपका अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझिए और आपको शक्ति मिलेगी। एक मिड डे चेक इन इसी सिद्धांत का अभ्यास है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम हर चीज को नियंत्रित न कर पाएं, हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने कार्यों और इरादों पर चिंतन करके हम उस शक्ति को वापस पाते हैं। मान लीजिए आपकी सुबह उम्मीद के मुताबिक नहीं गुजरी, किसी प्रोजेक्ट में अड़चन आ गई या कोई अप्रत्याशित समस्या ने आपका प्लान खराब कर दिया। फ्रस्ट्रेशन को बढ़ने देने के बजाय इस दोपहर के विराम का उपयोग खुद को रीसेट करने के लिए करें। सोचें कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या छोड़ना होगा। इस दृष्टिकोण में बदलाव एक कठिन दिन को भी सीखने और बढ़ने का अवसर बना सकता है। उसी तरह अगर आपका दिन अब तक प्रोडक्टिव रहा है, तो एक चेक इन आपको उस गति को बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी प्रगति को स्वीकार करें, अपने लक्ष्यों पर फिर से ध्यान दें और बाकी दिन को मजबूती से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हों। एक मिड डे पॉज कोई विलासिता नहीं है, यह जानबूझकर जीने की जरूरत है। यह एक मौका है रुकने, सांस लेने और यह सुनिश्चित करने का कि आप बस आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका दिन आगे बढ़े, याद रखें, अपने कदमों को दोबारा सही करने का समय हमेशा है। मार्कस ऑरेलियस की तरह आपके पास रुकने, चिंतन करने और अपने दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से चलाने की शक्ति है। सवाल बस यही है, क्या आप वो क्षण लेंगे? सार्वजनिक भलाई के लिए सेवा। मार्कस ऑरेलियस सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक सम्राट भी थे, जिनके कंधों पर एक विशाल साम्राज्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी थी। इतनी शक्ति के बावजूद उनके लेखन यह दिखाते हैं कि वो दूसरों की सेवा के प्रति कितने समर्पित थे। उनका मानना था कि सच्चा संतोष दूसरों के भले में योगदान देने में ही है। उनकी किताब मेडिटेशंस, जो उन्होंने अपने लिए लिखी थी, बार बार इस बात पर जोर देती है कि इंसान को मानवता की भलाई के लिए जीना चाहिए। लेकिन आज जब हमारी दुनिया प्राचीन रोम से बिल्कुल अलग है, इसका क्या मतलब है? मार्कस का विश्वास था कि हर व्यक्ति एक बड़े पूरे का हिस्सा है, जैसे एक कोशिका किसी बड़े जीव का हिस्सा होती है। उन्होंने लिखा था, जो चीज मधुमक्खी के छत्ते के लिए फायदेमंद नहीं है, वो मधुमक्खी के लिए भी नहीं है। ये उपमा इंसानी जीवन की आपसी जुड़ाव को बखूबी समझाती है। अगर हम सिर्फ अपने फायदे पर ध्यान दें, तो हमें अस्थायी सफलता तो मिल सकती है, लेकिन हम उस ताने बाने से कट सकते हैं जो जीवन को अर्थ देता है। क्या आपने कभी कुछ बड़ा हासिल किया है और फिर भी एक अजीब खालीपन महसूस किया है? इसका कारण यही हो सकता है कि उसमें साझा उद्देश्य की कमी थी। एक याद दिलाने वाला तथ्य कि हमारी सबसे बड़ी खुशियां उन्हीं कामों से आती हैं जो खुद से आगे बढ़कर दूसरों को जोड़ती है। आज सार्वजनिक भलाई के लिए काम करना कोई साम्राज्य चलाने जितना बड़ा काम नहीं है। यह जितना छोटा हो सकता है, उतना ही सरल भी, जैसे पड़ोसी की मदद करना, किसी सहकर्मी को सलाह देना या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए समय देना। बात पैमाने की नहीं, बल्कि इरादे की है। मार्कस ऑरेलियस ने भी निजी चुनौतियों और दबावों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने काम को समुदाय की भलाई से जोड़ा। वो जानते थे कि छोटे छोटे काम अगर सही भावना से किए जाएं, तो दूर तक असर डालते हैं। आज आप कौन सा छोटा काम कर सकते हैं जो किसी और की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सके? दिलचस्प बात यह है कि मार्कस ऑरेलियस ने सेवा को कोई भारी जिम्मेदारी नहीं माना। उनके लिए
यह एक जीवन को सार्थक बनाने का हिस्सा था। उनका मानना था कि दूसरों की सेवा करना न केवल दुनिया के लिए अच्छा है, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका भी देता है। जब हम दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी व्यक्तिगत चिंताओं और स्वार्थी इच्छाओं से ऊपर उठते हैं। इससे हमें एक अलग नजरिया मिलता है। सोचिए, अगर आपके रोजमर्रा के काम एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित हों, तो आपकी चिंताएं कैसे बदल जाएंगी। अगर आप ये पूछने के बजाय कि मुझे आज क्या चाहिए, ये पूछें कि दुनिया को आज मुझसे क्या चाहिए, तो क्या फर्क पड़ेगा। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है। अध्ययन बार बार दिखाते हैं कि जो लोग परोपकारी काम करते हैं, उन्हें अधिक खुशी और संतोष महसूस होता है। फिर भी हम अक्सर इस सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। अपने व्यक्तिगत लाभ, भौतिक संपत्ति या क्षणिक सुखों की खोज में भटक जाते हैं। मार्कस ऑनरेलियस हमें गहराई से सोचने की चुनौती देते हैं। क्या आप ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे हैं जो किसी सार्थक जगह ले जाएगी, या आप सिर्फ अगले पायदान तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं? मार्कस ने सार्वजनिक भलाई में अपने लिए एक एंकर पाया, एक ऐसा उद्देश्य जिसने उनके जीवन को स्पष्टता और स्थिरता दी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका उदाहरण हमें आत्ममंथन करने का निमंत्रण देता है। हम बड़े पूरे का हिस्सा बनने के लिए क्या कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो इस दुनिया को बेहतर स्थिति में छोड़ जाएगा जितना हमने इसे पाया था? शाम का आत्मचिंतन दिन के अंत में, जब दुनिया शांत हो जाती है और रोजमर्रा के कामों की भागदौड़ खत्म हो जाती है, स्टोइक्स हमें एक पल रुककर अंदर झांकने का निमंत्रण देते हैं। इवनिंग रिफ्लेक्शन, शाम का आत्मचिंतन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सेनेका और मार्कस ऑनरेलियस जैसे दार्शनिकों ने अपनाया। यह सिर्फ डायरी लिखने का अभ्यास नहीं है, यह आत्मज्ञान और आत्मविकास का साधन है। दिन के बारे में सोचने का यह तरीका गलतियों में उलझने के लिए नहीं, बल्कि उनसे सीखने के लिए है। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा आगे बढ़ने पर जोर देती है, पीछे मुड़कर देखने का यह सरल कार्य जीवन को बदल सकता है। जरा सोचिए, मार्कस ऑनरेलियस, जो पूरे रोमन साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, अपने विचारों के साथ अकेले बैठे हैं। दिन भर की राजनीतिक साजिशों, सैन्य रणनीतियों और व्यक्तिगत संघर्षों के बाद वो एक पल रुककर चिंतन करते। उन्होंने क्या अच्छा किया, कहां चूके और कल को बेहतर बनाने के लिए क्या सुधार किया जा सकता है। उनकी किताब मेडिटेशंस किसी और के लिए नहीं लिखी गई थी। यह उनके खुद के साथ एक ईमानदार संवाद था, उनके कार्यों और विचारों का लेखा जोखा। अगर एक सम्राट जो पूरे साम्राज्य का बोझ उठाता था, इस प्रक्रिया के लिए समय निकाल सकता है, तो हम क्यों नहीं। शाम के आत्मचिंतन का उद्देश्य खुद को कठोरता से आंकना नहीं है। यह पछतावे में डूबने या खुद पर सख्त फैसले थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्पष्टता और विकास का साधन है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई शिक्षक आपकी कॉपी सुधार रहा हो, आलोचना के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतरी की ओर मार्गदर्शन देने के लिए। आज आपने कौन से काम अपने मूल्यों के अनुसार किए, कहां आप भटक गए, और सबसे महत्वपूर्ण, आप कौन सा सबक आगे ले जा सकते हैं। सेनेका ने लिखा था, हम कल्पना में जितना पीड़ित होते हैं, असलियत में उतना नहीं। शाम का आत्मचिंतन हमें हमारी भावनाओं के शोर और हमारे कार्यों की सच्चाई को अलग अलग देखने में मदद करता है। मान लीजिए आपने किसी करीबी पर गुस्सा किया या किसी महत्वपूर्ण काम को टाल दिया। अपराध बोध में फंसने के बजाय इस समय का उपयोग उस घटना को समझने के लिए करें। आपकी प्रतिक्रिया का कारण क्या था? अगली बार आप कैसे अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं? यह प्रक्रिया अपनी असफलताओं के लिए खुद को सजा देने से ज्यादा कल की सफलता के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। यह अभ्यास जटिल या समय लेने वाला नहीं होना चाहिए। यह आपकी डायरी के साथ बिताए कुछ मिनट हो सकते हैं, या सोने से पहले चुपचाप अपने दिन पर एक नजर डालना। जो मायने रखता है वह है इसका नियमित होना। समय के साथ ये छोटे छोटे आत्मनिरीक्षण के पल आपकी प्रगति का एक नक्शा तैयार करते हैं, एक ऐसा मार्गदर्शक जो आपको उस व्यक्ति के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। सोचिए, हम कितना समय सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, छोटी छोटी झुंझलाहटों को दोहराने या बातों को बार बार सोचने में बर्बाद करते हैं। अगर आप इस समय का एक छोटा सा हिस्सा भी आत्मचिंतन में लगाएं, तो क्या फर्क पड़ेगा? आत्मचिंतन एक धार तेज करने जैसा है। यह आपको कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक स्पष्टता और मजबूती देता है। शाम का आत्मचिंतन हमें इस शक्ति से जोड़ता है। यह बाहरी चीजों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पाने के बारे में है। तो आज रात जब आपका दिन समाप्त हो, रुकें, सोचें, सीखें और कल सुबह उठें, जीवन का सामना अधिक समझदारी और दृढ़ संकल्प के साथ करने के लिए तैयार। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें,
डीसी स्टोइसिज्म चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप भविष्य के वीडियो मिस न करें। अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में हिचकिचाएं नहीं।